हेलो जंजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो हैव बीन फैंटास्टिक। तो आज की क्लास के आप लोग तैयार हैं, हाँ या ना? आज अपना लेवरेजेस का चैप्टर चल रहा था, उसका आज अपना सेकंड क्लास है। तो फटाफट से अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फुल स्क्रीन में आ जाइए आप लोग। गाइस, मेरे संग संग मेरी बातों को सुनना। सबसे पहले हम हर बार के जैसे लास्ट डे हमने जो भी पढ़ाई की थी ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे क्विकली। लास्ट डे हमने जो भी पढ़ाई की थी उसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो लास्ट डे हमने लेवरेजेस का चैप्टर स्टार्ट किया था आपके साथ। लेवरेजेस का मतलब मैंने आपको बताया था कि लेवरेजेस का मतलब क्या होता है सर। लेवरेजेस का मतलब मैंने आपको बोला, उसका मतलब है रिस्क। लेवरेज का मतलब है क्या सर? लेवरेज का मतलब है रिस्क। मिलिए, हाँ। अब नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको लेवरेजेस क्या होता है, लेवरेजेस वर्ड का क्या, रिस्क का क्या मतलब हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए होता है, ये सारी मैंने आपको समझाई थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आखिर ये रिस्क किसके लिए है। तो ये रिस्क एक्चुअली है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, जिसका मालिकाना हक है कंपनी में। जो कंपनीज के मालिक होते हैं उसको अपने बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। लेवरेजेस वर्ड कहाँ से आया था? लीवर वर्ड, लीवर से आया था, जो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। दैट इज टू अप्लाई लेस एफर्ट एंड गेन लार्ज बेनिफिट्स। ये सब मैंने आपको लास्ट दिन बताया था। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा सिनेमा हॉल का एग्जांपल लेके समझाया था लेवरेजेस, वो आपको याद होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट दिन डिस्कस की थी वो थी टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क मतलब कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, टोटल रिस्क। ये सारे टाइप्स ऑफ रिस्क हमने लास्ट दिन डिस्कस किया था। ये तीनों टाइप्स ऑफ रिस्क का क्या मतलब था? नाम में मतलब छुपा है ऐसा। जैसे ऑपरेटिंग रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क नाम में लिखा है कि हमारे ऑपरेशन से जनरेट होता हुआ रिस्क। और इस ऑपरेशन से जनरेट होता हुआ रिस्क, जैसे कि रेंट का खर्चा हुआ, सैलरी के खर्चे हुए, कोई इंश्योरेंस का खर्चा हुआ, ये सारा जो रिस्क हमारा आता है, ये हमारा रिस्क ही डिनोट करता है ऑपरेटिंग लेवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सर? वी मेजर इट थ्रू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और डॉल। याद आ गया? यस। डॉल का क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क क्या हुआ? जो हमारे फाइनेंशियल फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होते हैं उससे फाइनेंशियल रिस्क आता है। उसका एग्जांपल क्या हुआ सर? इंटरेस्ट का जो खर्चा हुआ हमारा, बोरिंग्स में जो इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, वो फाइनेंशियल रिस्क है। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हमारा है वो भी हमारा है, क्योंकि वो भी फिक्स्ड नेचर का खर्चा है। तो ये दोनों हमारे फाइनेंशियल रिस्क के, फाइनेंशियल कॉस्ट के एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क को हम मेजर कैसे करते हैं सर? फाइनेंशियल लेवरेज से। एंड फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट कैसे होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? बोथ आर द सेम थिंग। हाँ, आपको एग्जाम में बोलेगा कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, या एग्जाम में बोलेगा कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये मत सोचना ओ माय गॉड सर ने सिखाया था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और एग्जाम में पूछ लिया सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज। बोथ आर द सेम। तो इफ आई से दैट व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज और इफ आई से व्हाट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, उसका मतलब सेम है। तो आप लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका क्या फॉर्मूला है डीएफएल का सर? डीएफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर टैक्स। लास्ट में हमने पढ़ा था टोटल रिस्क। टोटल रिस्क इज कंबाइंड लेवरेज, जिसका फॉर्मूला बन के आता है डॉल इंटू डीएफएल, डीओएल इंटू डीएफएल। समझ में आ रही है? हमेशा टाइम्स में डिनोट करते हैं लेवरेजेस को। एग्जाम में टाइम्स में आंसर लिख के आइएगा। एग्जाम में आंसर को टाइम्स में लिख के आना, इसलिए मैंने अपना हैंड का भी आपको मार्क करके दिया है। उसके बाद द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर इन दिस चैप्टर इज इनकम स्टेटमेंट। इस चैप्टर में आपका सबसे बड़ा साथी क्या है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या हुआ सर? जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, एकदम सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, अगर लेवरेज का क्वेश्चन आया ना और एग्जाम में बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के आ दो, तो उसका मतलब भी यही है कि ये इनकम स्टेटमेंट बोल रहा है वो, ठीक है ना। उसमें कोई शेड्यूल 3 का पीएनएल नहीं बनाना अपने को। अकाउंट्स का कोई भी फॉर्मेट का यहाँ पे यूज़ नहीं है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, किसी भी चैप्टर में। इवन बैलेंस शीट भी हमें शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनाना। मैंने आपको डे 1 में भी बताया था ये चीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनकम स्टेटमेंट का क्या हमारा फॉर्मेट है एंड क्या उसका स्टेटमेंट बनता है, बताओ फटाफट से आप लोग। इनकम स्टेटमेंट आप लोग बताओगे मेरे संग, मैं नहीं दिखा रहा आपको स्क्रीन में। कॉपी मत देखिए, मेरे संग सुनिए। चलिए इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं वापस। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होता है किससे सर? सेल से स्टार्ट होता है, सेल से। उसके बाद सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विच गिव्स अस व्हाट? विच गिव्स अस कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? दैट सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट या सर्टेन अमाउंट विच इज यूजफुल फॉर मीटिंग योर फाइनेंशियल, विच इज यूजफुल फॉर मीटिंग योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड टू जनरेट प्रॉफिट। दैट इज कंट्रीब्यूशन। क्या अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है फिक्स्ड कॉस्ट को मीट करने के लिए एंड प्रॉफिट के लिए, दैट इज कंट्रीब्यूशन। एंड हमने स्टार्ट किया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच गिव्स अस कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद हम लेस करते हैं क्या? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आते मैं उसको बोल सकता हूँ। जो मुझे क्या देता है सर? वो मुझे देगा ईबीआईटी विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सोच के देखो किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे करोगे उसका इनकम स्टेटमेंट? कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे कि क्या वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, क्या फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, दिस इज द टोटल कॉस्ट।
राइट, यस और नो गाइज, यस। उसके बाद ईबीआईटी के बाद लेस करते हैं सर इंटरेस्ट विच गिव्स अस ईबीटी, फिर हमें पता है टैक्स लेस करते हैं, टैक्स इज ऑलवेज एज अ परसेंटेज ऑन ईबीटी, नेवर ऑन सेल्स, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आएगा हमारा पैट, एंड पैट के बाद लेस करेंगे सर व्हाट, बताओ तो, मैं तो भूल गया, ओहो सर पैट के बाद क्या लेस करते हैं, पैट के बाद लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करके हमारा आएगा आफेश, विच इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, विच इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ में आई मेरी बात आपको, यस और नो में जवाब देंगे, यस सर। अच्छा सर, मैंने बोला था कि कंपनी क्यों ऐसे करती है, अगर मान लो कंपनी कल को लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, कंपनी आज कमा के लाती है, वो पहले पैसा किसको देगी, हमेशा अपने बोरोवर्स को देगी, क्योंकि उसने उधार लिया है, उधार लिया है, उधार लिया तो वो तो तगादा करने आएगा ना कि भाई मेरा पैसा दे सबसे पहले, तू मुझे, तू कमा रहा नहीं कमा रहा मुझे मतलब नहीं, मेरा पैसा दे। फिर प्रेफरेंस का नाम ही है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसको हमें प्रेफरेंस देना है, पहले उसे चुकता करना है, फिर लास्ट में जो बचा वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी मालिक लोग के लिए बचा है, तो वो हमारा आफिस लास्ट में आता है। समझ में आया, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया। ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर में जो शेयर्स होते हैं ना वो हमेशा इक्विटी शेयर्स होते हैं। व्हाट डिड आई से सर, मैंने बोला आपेश में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कौन सा हुआ सर, दैट इज ऑलवेज 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 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एग्जाम में आपको दे सकता है कभी किसी क्वेश्चन में कि प्रेफरेंस शेयर्स इतने हैं, इक्विटी शेयर्स इतने हैं, ईपीएस निकालिए, कोई बड़ा क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट ही बन के आता है। तो भैया आपको सिर्फ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है, आपको प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड नहीं करना है, उसको कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाना है। प्लीज़ ये चीज़ को नोट करिएगा, अगर किसी को है तो वो अपना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ऐड करके यहाँ पे एक लाइन में लिख सकता है वो बात को। मैंने यहाँ पे लिखा स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर और मैंने मुँह से बोला आपका काम बन जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको मालूम है फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता तो हमारा कोई लेवरेज नहीं होता, वो तो अभी तक आप समझ गए हैं। हमने फिर डॉल से स्टार्ट किया था, डॉल से स्टार्ट करने के बाद डॉल क्या होता है एक्चुअली, डॉल का क्या इम्पैक्ट है वो मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू बहुत ब्यूटीफुली समझाया था कि डॉल अगर हमारा सेल्स हमारा कैसे बढ़ता है, सेल्स हमारा एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ता है, तो अल्टीमेटली मेरा ईवीआईटी क्या फ़र्क पड़ता है वो मैंने आपको समझाया था कि सेल्स अगर मेरा 20% से बढ़ता है और अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स है तो मेरा ईबीआईटी 40% से बढ़ जाएगा, 40% से बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया था, याद आया है कि नहीं, यस और नो, यस। वही मैंने आपको फिर बोला कि डॉल को मेजर करने के 2 तरीके हैं, ये आपको पता है, और ये वाला जी आप ऊपर से समझ में आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये डेरिवेशन है जो मैंने आपको कल क्विकली बता दिया था, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट डेरिवेशंस रहते नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको एक्साइटेड फील होता है डेरिवेशन देख के, आपको एक अच्छा फील होता है, तो उसके लिए आपको बुक में मैंने हर जगह जहाँ जहाँ आपके लिए आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है वहाँ वहाँ डेरिवेशन भी दी है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल किया था इलस्ट्रेशन डॉल का, वो बड़ा सिंपल सा था, वो आपने कर लिया। इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बताया था कि डॉल में हमेशा एक रेंज होता है, क्या रेंज होता है सर, इट कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1। आप ये 3 नंबर्स देखोगे ना, ये 3 मेरे नंबर लाइन देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे, कोई भी नंबर मन से प्लॉट करिए, आपका काम है वो। अगर नहीं तो एक बार वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो, यहाँ पे कोई भी नंबर प्लॉट करो, मुझे इसके बीच में आंसर ला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। मुझे इसके बीच में आंसर ला के दिखा दो, पूरी क्लास की फीस रिफंड सर, ऐसा नहीं होता है ना, तो कभी आएगा ही नहीं 0 और 1 के बीच में नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है सर, सेल्स, और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट वाला, कि सर हमारा वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड एट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड एट द टोटल लेवल। सर इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बढ़िया से मैंने कल बोला था, एक बार फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बिकॉज ये चीज़ में आईसीआई आपको फंसाएगा एंड आप फंस के भी आने वाले हो। तो इसलिए प्लीज़ जो बच्चा बचेगा वो सुनेगा अच्छे से तो ही सही करेगा, मेरी बात सुनिए। सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ, जो हमारा कॉस्ट विच इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स यू मेक, वो मेरा खर्चा लगेगा। मैं फैक्ट्री लेके काम कर रहा हूँ, अब वो फैक्ट्री लेके अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उसमें अगर 10 यूनिट बनाऊँ, 100 यूनिट का बनाऊँ या 1000 यूनिट बनाऊँ, मेरा कुछ फिक्स खर्चे हैं वो तो लगेंगे। सपोज इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, मेरा स्टाफ का सैलरी का खर्चा हुआ, की मैन का इंश्योरेंस करवाया हुआ, मान लीजिए की मैन इंश्योरेंस जो आपने सीखा होगा सुना होगा, टैक्स में भी इसका कोई एडजस्टमेंट आपको याद आएगा। उसके बाद आपका कोई रेंट का खर्चा हुआ, तो ये सब तो क्या है, ये खर्चे आपके फिक्स्ड है, चाहे आप यूनिट फैक्ट्री में काम करो चाहे नहीं करो, राइट। अगर वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, सर मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है सर, आपको मालूम है, उस फैक्ट्री में मैं क्या करता हूँ, पेपर बनाता हूँ, पेपर बनाने का मेरा काम है। तो मैं जितना ज़्यादा पेपर बनाऊंगा उतना ज़्यादा मेरे को पेपर का रॉ मटेरियल भी लगेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स मेरा जैसे जैसे बढ़ेगा मेरा वेरिएबल कॉस्टिंग भी बढ़ता जाएगा, मेरा वेरिएबल कॉस्टिंग बढ़ता जाएगा। मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल से आपको बताने का कोशिश किया था कि अगर मैं नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन जितना ज़्यादा बनाऊंगा उतना ज़्यादा ये कवर का कॉस्ट भी मुझे को लगेगा। अगर मैं 10 मोबाइल फ़ोन बनाऊंगा तो 10 कवर चाहिए, 10 मोबाइल फ़ोन बनाऊंगा तो 10 कवर चाहिए, 1000 मोबाइल फ़ोन बनाऊंगा तो 1000 कवर चाहिए, मैं एक साथ ही बेचता हूँ दोनों को।
तो दैट इज माई वेरिएबल कॉस्ट, मेरा कवर बनाना इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको क्या? तो जितना बनाओगे उतना लगेगा, ठीक है। पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 इज अ पीवी रेशियो विच इज अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये रेशियो बेसिकली ये बोलता है कि आप अगर 1 रुपये का सेल्स करो, उससे आप कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पा रहे हो टू मीट योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। दैट इज पीवी रेशियो। बड़ा सिंपल सा रेशियो है, इसको याद रखिएगा ज़रूर से, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी प्लस वीसी इज 100%, ये आपको पता है। अब आरओई हमें बता दिया मैंने आपको, आफेश में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, एसेट टर्नओवर का ये फॉर्मूला, डॉल यहाँ पे आ गया, खत्म, डन सर। हमारा रिवीजन हो गया, 10 मिनट लगा, हमने रिवीजन भी कर लिया लास्ट डे का। कैसा लगा? इसी तरीके से आपको भी रिवाइज करना है, 15 मिनट 10 मिनट रिवीजन खुद से करके आइए प्लीज़। हर रोज़ ज़रूरी नहीं है 10-10 मिनट का रिवीजन आपको दे पाऊँ, अभी नया नया क्लास है, नए नए आप फॉर्म, आप फ्लो में बैठ रहे हो, इसलिए आपको रिवीजन अच्छे से करा दिया जा रहा है, ठीक है। आओ मेरे संग संग आज की क्लास स्टार्ट करें सर। लेवरेजेस क्लास नंबर 2। आपने का काम क्या रहेगा सर? हेडिंग भी देना, क्लास नंबर भी लिखना और साथ में डेट भी देना, ताकि जब आप 6 महीना बाद पढ़ो तो आपको यकीन हो कि हाँ मैंने उस दिन ये पढ़ाई की थी, ठीक है ना। ओहो, मुझे याद है सर, आज आपको एक होमवर्क भी मिला था, क्वेश्चन नंबर 34। ओहो, जो बच्चा नहीं करके आया, जो बच्चा नहीं करके आया वो अब कर लो प्लीज़, अब कर लो। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन, वो भी सीधा एग्जाम क्वेश्चन, 2 साल पहले का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मिला आपको और पहली दिन में आप कर पाए होंगे। जिन्होंने किया पैट योर बैग्स, पैट योर बैग्स, बहुत बढ़िया काम किया आपने। लेकिन अब जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, एक बार प्लीज़ ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। मैं अभी आपको करवाऊंगा नहीं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, बिकॉज दिस वॉज अ होमवर्क, ठीक है। मेरी बात सुनो अब। क्वेश्चन नंबर 34, रेडी? क्लास ठीक से स्टार्ट करें, रेडी रहना प्लीज। अल्फा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अल्फा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड सम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन है वो? आपको दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, मतलब जो मालिक लोग का कैपिटल होता है वो दिया हुआ है, जो आदमी खुद से इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल। 25,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया एट द रेट ₹100 ईच। तो कितना हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल? कितना हो गया सर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल? 25 लाख का हो गया, इंटू 100 करोगे तो 15% डिबेंचर्स इज हाउ मच? 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ₹750। 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ₹750, तो हमारा 75 लाख का डिबेंचर है। सेल्स का वैल्यू दे दिया 50 लाख यूनिट एट द रेट ₹20 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया। बड़ा सिंपल डेटा दिया, यहाँ तक तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था आपका, इसलिए मैंने दिया था। ड्यू टू रिसेंट पॉलिसी चेंजेस, कुछ रिसेंट में पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, एंड एंट्री ऑफ फॉरेन कंपटीटर्स, कोई नए कंपटीटर आ गए इन दिस सेक्टर, अल्फा लिमिटेड एक्सपेक्ट्स द सेल्स में डिक्लाइन बाय 15 to 20%। उसको लग रहा है कि उसका सेल्स 20% तक डिक्लाइन कर सकता है। However, selling price and other cost will remain the same. सेलिंग प्राइस एंड अदर कॉस्ट जो है उसका वो सेम रहेगा, मतलब कि सर ये जो मेरा 20 पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट, ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्सेस 20% के, वेरी गुड। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिक्रीज इन अर्निंग्स पर शेयर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज सेपरेटली इफ सेल्स आर डिक्लाइंड बाय 15% एंड 20%। बस आपको डॉल और डीएफएल बनाने कैलकुलेट करने बोला, और ईपीएस में क्या चेंज है वो निकालने बोला है। अगर मेरा सेल्स 15% से कम होता है एंड 20% से घटता है, या तो 15% से घटता है या तो 20% से घटता है, मतलब अगर ये 50 लाख का सेल इंटू 20 से मैं स्टार्ट करूँ, तो एक में ऑप्शन लूंगा सर 15% डिक्लाइन का, एक में लूंगा सर 20% डिक्लाइन का, डिक्लाइन इन सेल्स का, और यहाँ पे मैं सारे कैलकुलेशंस कर लूंगा, ये से भी सम बन जाएगा, राइट ही है ये चीज़। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना था यहाँ पे कि क्वेश्चन में बोला था डिक्रीज इन ईपीएस निकालने के लिए सेपरेटली, मतलब डिक्रीज इन ईपीएस कैसे निकालोगे? अगर आपको ओरिजिनल ईपीएस 100 रुपये का है, नया ईपीएस 90 का है, और मान लो 85 का, दो नए ईपीएस है, तो डिक्रीज क्या हुआ? यहाँ पे 10 रुपीज़ का डिक्रीज हुआ और यहाँ पे 15 रुपीज़ का डिक्रीज हुआ। अब ये 10 और 15 कैलकुलेट करने बोला आपको, राइट, लेकिन ये 10 और 15 आएगा कैसे? आने के लिए आपको ये 100 कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब आपको ओरिजिनल जो एग्जिस्टिंग सेल्स है ना, उस पर भी पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि आपको ईपीएस का अमाउंट मिल सके, देन यू कैन कैलकुलेट द डिक्रीज इन ईपीएस। ये चीज़ ना आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आना पड़ेगा। अब आप एग्जाम में आप अगर स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन, मान लो किसी ने फॉर्मेट बना के स्टार्ट कर दिया, मेरी बात सुनो, किसी ने फॉर्मेट बनाया, यहाँ पे एकदम मस्त वाला पर्टिकुलर्स लिखा, रफ में लिख रहा हूँ, मिटाऊंगा इसको, ठीक है, आपको लिखना नहीं है। यहाँ लिख दिया 15%, यहाँ लिख दिया 20%, और यहाँ से सम बना दिया पूरा। अब ना पे नीचे ईपीएस के टाइम पे आके उसको पता चला कि अरे ये तो डिक्रीज निकालना था, मुझे ओरिजिनल ईपीएस निकालना, अब मैं क्या करूँ? अब वो ओरिजिनल या एग्जिस्टिंग ईपीएस निकालना, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो स्पेस भी नहीं बचा अब यहाँ पे। अब वहाँ पे बच्चा फंसता है, वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है
कि यार ये तो मैं एकदम आपको ना ग्राउंड लेवल से बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ आप लोगों को तकलीफ होती है, कहाँ कहाँ आप लोग गलती करते हो। तो आपको उतनी बेसिक से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है किसी को लग रहा हो सब बहुत ज़्यादा बेसिक बात कर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे जब खुद से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा। तो अभी सुन के रखोगे तो आपके दिमाग में रजिस्टर रहेगा, ठीक है ना। सर यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, इसीलिए आपका काम है कि क्वेश्चन पढ़ते समय ही एक बार फॉर्मेट मन में सोच लेना कि क्या क्या चीज़ का आपको नीड आएगा। बिना सोचे स्टार्ट करोगे तो बीच में फंस जाओगे। डन है क्या बात? समझ में आ गया था? क्वेश्चन इतना सही था, सिंपल सा था। सेल्स पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ईपीएस डॉल डीएफएल निकालना है, जो मैंने आपको कल सिखा के रखा है। जो मैंने आपको कल सिखा के रखा, कोई नई चीज़ तो कराई नहीं आपको। चलो एक बार क्विकली यहीं से आंसर देख लेते प्लीज़। हाँ, यहीं से आंसर देख लेते कि हमारा ये वाला क्वेश्चन कैसे होना था। मेरी बात सुनो अब। सेल्स कैसे निकलेगा? एग्जिस्टिंग से 50 लाख इंटू 20 करोगे, 50 लाख इंटू 20 करोगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन ने आपको सेल्स इन यूनिट्स दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे दिया, कंट्रीब्यूशन निकाल के फिर स्टार्ट किया है। क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन निकाल के फिर स्टार्ट किया, आपको जैसी मर्जी वैसे करो। किसी को लग रहा है सर ये क्या पर यूनिट दे दिया, मैं तो टोटल पे क्वेश्चन करूंगा, करो टोटल पे, कौन मना किया है? आपको करना था पूरा टोटल पे क्वेश्चन करिए कि सेल्स कितना आएगा सर मेरा 50 कितना था, सॉरी सेल्स कितना था, 50 लाख यूनिट इंटू 20 ना। तो सेल्स से स्टार्ट करो, सेल्स कितना था सर? 50 लाख इंटू 20 से स्टार्ट करो, लेस वेरिएबल कॉस्ट कर दो डायरेक्ट यहाँ पे। वेरिएबल कॉस्ट लेस कितना होगा? 12.5 इंटू 50 लाख। तो 50 लाख इंटू 12.5, और आगे आपका कंट्रीब्यूशन। ये जो कंट्रीब्यूशन आएगा कितना आएगा मैं बताऊँ? 7.5 इंटू 50 लैक्स करिए, 50 इंटू 7.5, 375 लैक्स। 375 लैक्स आपका यहाँ पे आया। 375 लैक्स आपका यहाँ पे आया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन आ गया, सेम चीज़ करोगे 15% डिक्लाइन के लिए भी और 20% डिक्लाइन के लिए भी। तो वो चीज़ मैं आपको अलग से नहीं बता रहा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा सर? मेरा सेल्स 15% डिक्लाइन करता है अगर, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी तो 175 का 85% करेंगे ना, 15% डिक्लाइन का इफेक्ट लेंगे ना। यस और नो गाइस? इट्स अ बिग नो। मैंने आपको हर बार यही चीज़ बोला है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। इरिस्पेक्टिव कि आपका सेल्स घट रहा है बढ़ रहा है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड। सो दैट विल बी 175 लैक्स। तो देख लो 175 175 करके तीनों जगह हमने सेम यूज़ किया। ईबीआईटी आ गया, इंडिवेंचर का इंटरेस्ट आएगा सर, कुछ हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है। देखो 15% इंटू 10,000 इंटू 750, 15% इंटू 10,000 इंटू 750 करो, 1125,000, 11,25,000 आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट है, वो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। मैंने लोन लेके फैक्ट्री बैठाई थी, पता है आपको? मैंने बोरोइंग ली थी, मैंने बोरो करके फैक्ट्री बैठाया था। अब मैं फैक्ट्री से मैं जो भी काम करूँ, काम नहीं भी करूँ, इंटरेस्ट का अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना। तो दैट इज़ वाई इंटरेस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट एंड दैट इज सेम, ठीक है। ईबीटी आ गया, टैक्स का रेट 20% दिया हुआ था, आपने निकाल लिया, पैट आ जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सर पैट आ गया, कोई दिक्कत आया किसी को? नहीं सर। नंबर ऑफ शेयर्स लगाइए, आपका ईपीएस आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में खुद दिया आपको 25,000, सबको डिवाइड कर दो 25,000 से, सबको 25,000 से डिवाइड कर दो, तीनों केस में 25,000 से डिवाइड किया, मेरा ईपीएस आ गया। अब मेरे को निकालना है डिक्रीज इन ईपीएस। अब डिक्रीज इन ईपीएस निकालने के लिए ये ईपीएस आपको चाहिए होता है, ये ईपीएस आपको चाहिए होता है। तो डिक्रीज इन ईपीएस निकालो, वो कैसे आएगा? चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ईपीएस इनटू या एग्जिस्टिंग ईपीएस इनटू 100। तो वही आया आपका चेंज इन ईपीएस 180 आया। दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, 180 आएगा। 604 माइनस 364 करो, 604 माइनस 364, 240। ये 240 आ गया आपका चेंज इन ईपीएस। तो ये हमारा डिक्रीज इन ईपीएस कितना कितना परसेंट आएगा, निकाल दिया। अब लेवरेज का कैलकुलेशन करना है, उसमें तो आप माहिर हो गए हो। लेवरेज निकालना, फार्मूला बैठाया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। आईसीआई का सोल्यूशन है, मेरे क्वेश्चन बैंक में मेरे सॉल्यूशंस नहीं है, और अगर कहीं पे है तो मैंने स्पेसिफिक किया है वहाँ पे, ठीक है। मेरी बात सुन लो एक बार क्विकली। मेरे क्वेश्चन बैंक में सारे आईसीआई के सॉल्यूशंस है, और कहीं पे मैंने क्वेश्चन के आंसर में कोई चेंज किया है ना, वहाँ पे मैंने एक प्रोफेसर्स नोट दे के आपको वहाँ पे उसको समझाया कि मैंने क्यों किया है, कोई गलती थी कि आईसीआई की, क्या हमें एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। तो अब आईसीआई का सोल्यूशन में आप देख रहे हो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी का फॉर्मूला दिया है। तो सर कोई बच्चा अगर मुझसे पूछता है कि सर हमें एग्जाम में फॉर्मूला देने हैं, तो मैं क्या जवाब दूँ? बोलो आप लोग। अगर आईसीआई खुद यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्मूला लिखिए, मैं खुद लिख रहा हूँ, तो आप भी लिख के आइएगा फॉर्मूला। नियम बना लो, फॉर्मूला लिखना है। कितना सेकंड लगता है सर? 10 सेकंड भी नहीं लगता है, लिख के देखो ये फॉर्मूला।
10 सेकंड भी नहीं लगता है। वर्किंग नोट कहीं पे आप बना रहे हो वहाँ पे फॉर्मूला फिर भी अवॉइडेबल है, लेकिन मेन सोल्यूशन में आपको फॉर्मूले लिखने हैं। ये चीज़ हमेशा इस तरीके से याद रखिए सर, कोई डिस्प्यूट का काम नहीं है, ठीक है। आईसीआई ने आपके लिए दो दो तरीके से सॉल्व किया, आपको दो तरीके से सॉल्व नहीं करके आना है। अगर ये परसेंटेज चेंज वाला किसी को कम भाता है, अभी हो सकता है नए नए टाइम पे कम समझ में आया है, कम कंफर्टेबल फील हो कि ये सर इस मेथड से सॉल्व करना, तो उसको छोड़ देना। आप इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी वाला तरीके से, और फाइनेंशियल एवरेज के लिए इसलिए मैंने लिख दिया था आपको फॉर्मूला, ये देख लो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था आपको, ईबीआईटी बाई ईबीटी, तो वो फॉर्मूला लगाया आपने, उनको सॉल्व किया, काम आगे बढ़ा। सर आपको ओरिजिनल जो एग्जिस्टिंग केस है ना, उसमें आपको डॉल डीएफएल नहीं कैलकुलेट करने बोला था, सेपरेटली 15% 20% के डिक्लाइन के लिए बोला था कैलकुलेट करने, इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया, आईसीआई ने भी इसलिए यहाँ नहीं किया, दे आर राइट। ऐसा मत सोचा सर ये ब्लैंक कैसे रह गया, नहीं। और आपको भी एग्जाम में नहीं करके आना है, ये कोई थ्योरी का आंसर नहीं लिख रहे हो कि 4 की जगह 5 पॉइंट लिख दिया तो क्या पता एक पॉइंट यहाँ से रॉन्ग भी हो गया तो आईसीआई ने दूसरा पॉइंट देख के मार्क्स दे दिया, नहीं। ये कोई थ्योरी का आंसर नहीं लिख के आ रहे हो कि तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, तो आप एक्स्ट्रा करो चाहे नहीं करो। तो प्लीज़ ये वाला चीज़ का टाइम पास मत करिएगा। अगर आपके पास टाइम सही में और एक्स्ट्रा करने का इच्छा हो तो थ्योरी में एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के आना, एसएम में एक्स्ट्रा लिख के आइएगा। डन है क्या? समझ में आई मेरी बात यहाँ तक? हो सर, हमारा को अब आज की क्लास स्टार्ट करें कि नहीं करें, बताएं आप लोग। हाँ, क्वेश्चन 34 कंप्लीट। आओ मेरे संग संग प्लीज़, आओ मेरे संग संग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, एक बार फटाफट से हेडिंग हमने दे दिया चैप्टर का लेवरेजेस। आज स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 7 से। एक बार सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन, एकदम मज़ा आ जाएगा करते हुए आपको। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एग्ज़ाम में आप लोग करोगे ना अगर, तो एग्ज़ाम में पता कैसे प्रेजेंटेशन करना, उसका सेपरेट बातें आपसे करेंगे, वीडियोस बनाएंगे उसके लिए, लेकिन एकदम बीच में लिखिएगा आंसर टू क्वेश्चन 7A, मान लो या ऐसा कुछ है तो यहाँ पे एकदम बीचों बीच लिखिएगा क्या कर रहे हो, एंड देन यहाँ से स्टार्ट। इस तरह का मार्जिन में देने का कोई दरकार नहीं है, अपने को हैबिट है मार्जिन में लिखने का तो अपने लिख रहे हैं, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ सेंटर में लिखना है। कोई अगर चाहे तो अभी से उस चीज़ का प्रैक्टिस कर सकता है। सर एग्जाम में कैसे मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, अभी ट्यूशन में आप स्टार्ट कर दो ना, कि मैं अभी से ऐसे लिखूंगा आंसर टू दिस दिस दिस, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए अब, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। सर इतने सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ओह ओह। मार्क करिए क्वेश्चन को सबसे पहले। फर्म्स डिटेल्स आ रहा है सेंटर, कुछ फर्म्स के डिटेल्स दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है मेरे संग संग देखो। आईसीआई एसएम का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। सेल्स दिया हुआ है 24 लाख का, 24 लाख का सेल्स दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 50%, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है ₹10 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है ₹10 लाख का। ईजी है यहाँ तक, डेटा में कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज़ बोरोड ₹10 लाख, इट हैज़ बोरोड ₹10 लाख एट द रेट 10% पर एनम एंड इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹10 लाख। मतलब 10 लाख का इक्विटी है, 10 लाख का उसने बोरिंग भी किया, टोटल 20 लाख का उसका कैपिटल है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज द राइट वर्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 20 लाख का, ठीक है। टैक्स है 50% का, ओहो। कैलकुलेट ऑपरेट, देखो कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज बोला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या डॉल नहीं लिखा है, तो बात मतलब वही है, ठीक है ना। ये चीज़ एकदम, किसी को डाउट हो तो लिख लो एक बार कॉपी के ऊपर, मैं पीछे या साइड में। एक अच्छी हैबिट बताता हूँ आपको, कोई भी चीज़ आपको कोई अच्छा पॉइंट कुछ ट्रिकी लगा, कुछ आपकी मिस्टेक हो रही है ना, स्पेशली रिवीजन के टाइम पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, कॉपी के पीछे में लिखना स्टार्ट कर देना उस पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1 सिंपल, कुछ भी नहीं मसालादार, कुछ नहीं, एक नंबर पॉइंट दिया, यहाँ पे अपने गलती लिखी, या यहाँ पे सर ने कुछ गजब का बात बोला तो यहाँ लिख दिया। पॉइंट नंबर 2 ये किया, फिर लिखा, फिर पॉइंट नंबर 3 लिखो, भर दो उसको, 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने, 5 पन्ने, 10 पन्ने भर जाएंगे। कितने भर जाएंगे? आप अगर प्रॉपर फुल साइज रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो तो 10-10 पन्ने भर जाएंगे, 6 सब्जेक्ट के 60 पन्ने हो गए। अरे एग्जाम के 1.5 दिन पहले आपको 10 पन्ने में अपनी सारी गलतियां मिल रही हैं, इससे बड़ा बात क्या होगा। एग्जाम के 1.5 दिन पहले आपको अपनी सारी गलती जो अपने 6 महीने में किसी एक सब्जेक्ट के लिए की है, वो सारी गलती आपको एक जगह पे उसका निष्कर्ष मिल रहा है, एक गलती में उसको समराइज्ड मिल रहा है, पूरा एक जगह पे उसका क्रक्स मिल रहा है, चाहे वो 10 पन्ने का भी क्यों ना हो, तो क्या मैं हर्जा है, सोच के देखो। तो इस तरीके से सोचिए, पढ़ाई करिए वैसे। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने बोले। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ बताऊंगा, ठीक है। इफ द सेल्स इंक्रीज बाय ₹6 लाख, व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। बस मेरे को बोला है कि 6 लाख का सेल बढ़ेगा तो मेरा नया ईबीआईटी क्या होगा, ये करके दो। चलो ये लोग कर लोगे आप लोग खुद से, हाँ या ना बोलो। सर हमें को बताओ आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे। क्वेश्चन बैंक का बुक से भी देख लेंगे तो आपको बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। समझ में आई क्या मेरी बात। तो हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी नज़र के सामने रहेगा, फिर भी आपको घुमा देंगे आपके लिए। चलो सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करें क्वेश्चन को। यस, इनकम स्टेटमेंट बना लो मेरे साथ। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे सिंगल अमाउंट कॉलम से काम बन जाएगा। सिंगल अमाउंट कॉलम से काम बन जाएगा। रुपीज़ का हेडिंग दे दीजिएगा हमेशा, रुपीज़ का हेडिंग हमेशा दे देना, ठीक है। सीधा स्टार्ट करो सेल से, सीधा स्टार्ट करो सेल से। सेल्स कितना है सर, 24 लाख का सेल्स है। वेरी गुड, 24 लाख का हमारा सेल्स है। देन लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट, लेस करो वेरिएबल कॉस्ट। सर लेस वीसी लिख देगा, लेस वीसी, वीसी वीसी एग्जाम में मत लिख के आना। अभी आपको लिखना है तो कोई लिख लो, लेकिन हैबिट मत बना लेना उसको कि पता चला वो हैबिट ही बन गया। सर 50% दिया है। सर वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन सेल्स, चाहे तो कोई लिख ले @50%। @50%, यहाँ पे ना लिख सकते हो कॉपी के ऊपर जो मार्जिन का स्पेस होता है ना। वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंट इज ऑलवेज, ये सब मैं करता था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था कोई अच्छा पॉइंट सर ने बोला, कोई ऐसी चीज़ अच्छी बात बताई तो यहाँ मार्जिन पे लिख लिया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे हमेशा उस जगह पे रहते थे। ठीक है, 50% का वेरिएबल कॉस्ट किया, 12 लाख आया इसका, राइट। ठीक जा रहे हैं क्या हम, बताओ ना प्लीज़। अब आओ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है, 12 लाख। अब लेस होगा सर फिक्स्ड कॉस्ट, फिर लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। 10 लाख का फिक्स कॉस्ट है। एकदम सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस आपको फॉर्मेट में उसको उतारना है और कुछ भी नहीं करना है। बस इतना इजी क्वेश्चन। ईबीआईटी 2 लाख। अच्छा ईबीआईटी आप एग्जाम में लिख सकते हो, ईबीआईटी फिर भी चलता है, ईबीआईटी को पूरा लिखने का दरकार नहीं है, ईबीआईटी इज़ वेरी कॉमन, वो एब्रीविएशन इज़ राइट, वो लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ आपके लिए अलाउ होगा वो मैं बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा बोलो। फिर आपको पता है यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कैसे आएगा, 10 लाख का 10% आएगा इंटरेस्ट, 10 लाख का 10% इंटरेस्ट आएगा। देखो मैं चाहता हूँ आप अच्छा परफॉर्म करो, मैं चाहता हूँ आप अच्छा परफॉर्म करो, समझ में आ रही है ना। ऐसे मत सोचना सर आप हमें सिर्फ इधर एग्रेसिव स्टैंड लेते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप छोटा सा में यही दिखा दो, 10 लाख इंटू 10%, तो ये हमारा 1 लाख का इंटरेस्ट भी आ गया। अब आएगा ईबीटी, 1 लाख का ईबीटी आया। लेस करिए टैक्स, लेस करिए टैक्स, कितना रेट दिया हुआ है टैक्स का, 50% था, यस। टैक्स @50%, 50,000 का टैक्स आ गया। नाउ दैट विल गिव मी पैट और ई ए टी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोलूँ या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलूँ, बात तो वही है। फिर 50,000 आ गया, ये भी बढ़िया लगता है ना। अगर 50% हो तो सबसे बेस्ट है, आधा करो काम हो गया, टाइम बचता है ना। अब यहाँ पे और कुछ दिया है सर हमें, और कुछ तो नहीं दिया है, कैपिटल दे दिया, ईपीएस निकालने बोला तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब आप लेवरेज मत निकाल दो फटाफट से सबसे पहले। अब देखो एक चीज़, क्वेश्चन में कैसे दिया है, ABCDE, 5 चीज़ मांगा, एक एक नंबर का, 5 का नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई मत सोचना सर इतना सारा काम करा रहे हो 5 नंबर दोगे सिर्फ। ए दे दिया यहाँ पे, ए दे दिया यहाँ पे, देन स्टार्ट किया ऑपरेटिंग लेवरेज, देन स्टार्ट किया ऑपरेटिंग लेवरेज। इज इक्वल्स टू क्या है सर,
कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला दे सकते हो साथ साथ में, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, दैट इज व्हाट, दैट इज माय ऑपरेटिंग लेवरेज। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, मैं ट्राई करूँगा फॉर्मूलाज आपके लिए ग्रीन में लिखने का, स्टेप्स आपके लिए ब्लू में, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो रेड में, ये तीन कलर मोस्टली अपने फॉलो करेंगे, ब्लैक में हेडिंग वेडिंग देंगे, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन क्या आया सर हमारा, कंट्रीब्यूशन तो 12 लाख का, ईबीआईटी 2 लाख का। किस किस का हो गया मेरे से पहले, किस किस का हो गया, मेरे से आगे चलिए प्लीज़, मेरे से आगे चलिए, अभी आप एक्सपर्ट हो गए हो, अभी तक नहीं भी हुआ है ना कोई तो और 2 क्लास रुक जाओ। आप बोलोगे सर लेवरेज में तो हम एक्सपर्ट है, कुछ और पढ़ाइए अब। दैट विल गिव मी 6 टाइम्स, दैट विल गिव मी 6 टाइम्स। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद क्या कैलकुलेट करने बोला है, फिनेंशियल लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला है, ईबीआईटी बाय ईबीटी, हमेशा ये देना, हाँ ये ए और बी देना, भूलना नहीं है इसको प्लीज़। दैट इज ईबीआईटी कितना था, 2 लाख का था ना, 2 लाख और ये 1 लाख होगा, राइट। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, अच्छा मैं चुप रहता हूँ, आप लोग खुद से करो, बोलोगे सर आप खुद ही बता दे रहे हो सारा आंसर। डॉल इंटू डी एफ एल, मैंने हर जगह टाइम्स में लिखा है प्लीज़, हाँ तो आप लोग भी टाइम्स में लिखिएगा, आंसर को टाइम्स में लिखिएगा। तो ये हमारा लेवरेज का कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में, नंबर पार्ट डी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने हैं। अब मेरी बात सुनते रहिएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी का हो गया तो वेरी गुड, यहाँ तक नहीं हुआ तो 1 मिनट स्टॉप करके मेरी बात सुन लेना, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, हम्म, आप लोग ना बहुत सारे रेशियोज पढ़ोगे, जब रेशियो एनालिसिस का टॉपिक में अपने आएंगे ना, तो बहुत डिटेल में मैं आपको हर एक रेशियो समझाऊंगा, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उसके फॉर्मूला बताऊंगा, क्या रेलेवेंस है, कैसे इस फॉर्मूला को कैसे पढ़ें, क्या मतलब निकलता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बिकॉज आपका जब इंटरमीडिएट का बात एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ नहीं है, हमेशा सोचना सर, वरना तो आपको क्लासेस की भी क्या दरकार है, बुक लिया रट्टा मारा चला गए, पास तो शायद फिर भी हो जाओगे, पास तो शायद फिर भी हो जाओगे, लेकिन आप क्लास लेते हो, ट्यूशन लेते हो, तो टीचर का क्या इंसाइट है वो भी समझने का ट्राई करिए, कि क्या वो बोलना चाह रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, आप लोग जब जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए, आफ्टर क्लियरिंग योर आर्टिकलशिप, आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे फॉर योर आर्टिकलशिप, तब उसमें ना आपसे पूछेगा कि रेशियो एनालिसिस में आपने क्या सीखा। आपने बोला कि हाँ मैंने रेशियो सीखे, इट्स अ फ्रैक्शन, ये वो दो दो नंबर का हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, दिस इज रेशियो। सर बोलेगा कि कोई भी दो रेशियो बताओ, मैं आपने बोला सर डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ईजी है, मुझे मालूम है, डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरे साथ हुई है, वो मैं वो स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वो अब आपसे बोलेगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो समझाओ मुझे क्या होता है, वो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो सुन के नहीं छोड़ेगा, आपको डेट और इक्विटी का प्यारा सा नंबर एग्जाम में दिख के नहीं देगा, बोलेगा कैलकुलेट करके दो, नहीं। वो काम करना ही होता तो आपके जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या दरकार थी। अब आज के दिन में भी आपको लगता है कि सीए का काम से वो रह गया, नहीं वो नहीं है। उसके असली मतलब क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो का, या प्रॉफिट अर्निंग रेशियो हुआ, पी रेशियो हुआ, प्राइस अर्निंग रेशियो हुआ। तो ये पी रेशियो हुआ, इसका क्या मतलब है कि 1 रुपये का ईपीएस के लिए 1 रुपये का अर्निंग के लिए आप कितना प्राइस दे रहे हो, दैट इज वॉट इट इट डज एक्चुअली मीन। समझ में आ रही है क्या मेरी बात, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। अब वैसे ही रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी एक रेशियो है, इसका एग्जाम मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, आपने उस पर क्या रिटर्न कमाया, जैसे आपने बोलते हैं ना कि आर ओ आई बहुत बार सुना होगा आपने, सीए कोर्स का आर सबसे ज़्यादा है, इंस्टीट्यूट मात्र आपसे 1 लाख रुपए ले रहा है, नहीं उसमें आपको क्या बना रहा है, 10 लाख 12 लाख का आदमी इजीली खड़ा कर दे रहा है। तो आर कितना हुआ सर हमारा, 10 गुना आर हो गया हमारा सीए कोर्स का। सबने कैलकुलेट कर लिया इजीली, कैसे कैलकुलेट कर लिया सर, मुझे मालूम है कि मेरा क्या मुझे मिल रहा रिटर्न और मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज आर।
अब ये जो आरओआई का टॉपिक है ना, कंसेप्ट है ना, ये मोस्टली कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग में आता है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, देन डिसीजन लेना पड़ता है। लेवरेजेस में ये आरओआई चलता नहीं है, आरओआई का कंसेप्ट नहीं है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी का कंसेप्ट है। गलती से यहाँ पे इसने आरओआई सब पूछ लिया है आपसे, मुझे मालूम है उन्होंने गलती से पूछा है यहाँ आरओआई, और किसी क्वेश्चन में आरओआई कोई भी कभी भी लेवरेजेस में नहीं आया है, तो इसको गलती से पूछ लिया। अब उसको यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने उसको आरओई मान के सॉल्व किया है। ठीक है ना, एग्जाम में आपका आरओई ही आएगा अगर आएगा लेवरेजेस में। अगर आरओआई पूछ लिया तो प्लीज़ उसको आरओई कैलकुलेट करके दे देना, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके दे देना। उसका फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया है ऑलरेडी, एक पन्ना पहले जाइए मिल जाएगा। समझ में आया मेरी बात? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ सर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ बताओ? तो ऐसे लिख दूं, आरओआई और आर ओ ई, सिर्फ इस चैप्टर के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं पकड़ लेना सर आपने क्या पढ़ा दिया, सिर्फ इस चैप्टर में यहाँ पे क्या यूज हो रहा है उसके लिए लिख रहा हूँ। क्या आपका आफेश है? क्योंकि इक्विटी का रिटर्न है ना, इक्विटी वालों के लिए क्या बचा, आफेश बचा। उसके पहले का तो प्रेफरेंस का था, उसके पहले तो उसके लिए थे, तो इक्विटी के लिए क्या बचा, आफेश। ठीक है ना, उसने क्या लगाया, 10 लाख लगाए थे, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो दैट इज हाउ मच, आफेश कितना आया सर, 50,000, 50,000 बाई 50,000 डिवाइडेड बाई हाउ मच इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 lakhs। तो हमारा 50,000 बाई 10 लाख कर लीजिए, 5%, 5% का आपका यहाँ पे आंसर आएगा। चाहो तो सारे आंसर को रेड में कर दूँ सर, सारे आंसर्स को रेड में कर दूँ आपके लिए, देखते समय बड़ा मस्त रहेगा, आपको देखते समय बड़ा इजी लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और भी कुछ मांगा था क्या क्वेश्चन? इफ द सेल्स इंक्रीज बाय ₹6 lakhs व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी? ये बताओगे कौन करेगा ये क्वेश्चन? सेल्स अगर 6 लाख से बढ़ेगा तो नया ईबीआईटी क्या होगा? सबसे पहले डॉल का क्या फॉर्मूला लिखो वापस मेरे संग, डॉल का फॉर्मूला क्या, दूसरा वाला डॉल का फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना बोल रहा क्वेश्चन में, 6 लाख से सेल बढ़ेगा, 6 लाख से सेल बढ़ेगा, 6 लाख से सेल बढ़ेगा तो मतलब परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ? पहले ओल्ड सेल्स था 24 lakhs, तो न्यू सेल्स 30 lakhs। तो सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल लो, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू न्यू सेल माइनस एग्जिस्टिंग ओल्ड सेल कर दो, चलो ओल्ड सेल बाय ओल्ड सेल डिवाइड बाय ओल्ड सेल, तो दैट इज हाउ मच, 30 lakhs, 30 lakhs माइनस 24 lakhs डिवाइड बाय 24 lakhs। 6 लाख बाय 24 लाख कितना हुआ आप लोग का? 25% हुआ, दैट इज 25%। अब आपको पता है उसको पुट करना है, देयर फोर अब इस चीज़ को क्या करना है, सबसे इस चीज़ को पुट करना है इस फॉर्मूला में, आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी। सॉरी, आपको अब वीडियो ऑडियो सब क्लियर है राइट? टेक्निकल ग्लिच आ गया था, चलो फटाफट सब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये वाला परसेंटेज देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी कितना है हमारा, हमारा परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी इज इक्वल्स टू, डॉल आ गया 6 times और हमारा था ये 25%, तो ये हो गया 6 × 25, दैट इज इक्वल्स टू 150%। तो इंक्रीज इन ईबीआईटी निकाल लो, इंक्रीज इन ईबीआईटी, इंक्रीज इन ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 2 लाख था ना ओल्ड ईबीआईटी हमारा, हाँ 2 लाख था, 2 lakhs इंटू 150% इज इक्वल्स टू 3 lakhs।
देयरफॉर न्यू EBIT is equals to 3 lakhs plus 2 lakhs is equals to रुपीज़ 5 lakhs। रुपीज़ का साइन दे देना, इतना बेसिक बेसिक चीज़ है, ये सब करके आना एग्जाम में, ठीक है ना। ये रुपीज़ का साइन वगैरह देना, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको करके आनी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्वेश्चन इजी था ये वाला, कुछ भी डिफिकल्ट इस क्वेश्चन में नहीं था। जो जो हमने अभी तक सीखा है ना, वही मैंने यहाँ पे आपको करवाया है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे आपको अभी तक करवाया है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सर 13। आ जाइए क्वेश्चन बैंक में इन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 13। हम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। एक बार मेरे संग संग ये क्वेश्चन पढ़ना पहले, फिर क्या बोलता है देखते हैं। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा, एक बार ध्यान दो। सब प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मई 19 में पूछा था, उसके बाद से अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर में दे रहा है। ये फॉर्मेट का क्या मतलब है? MTP अक्टूबर 23, अप्रैल 19, नवंबर 19, मतलब ये सब मॉक टेस्ट पेपर की कंटिन्यूएशन है। मैं भूल नहीं गया इसके आगे RTP MTP लगाना, नहीं, हर जगह बुक में ऐसे ही मिलेगा। मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 23, मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 19, मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 21, ये RTP, ये तीनों RTP है, समझ गए। और ये ICI स्टडी मटेरियल, इस तरीके से रेफरेंसिंग की गई है। और साथ ही साथ आप देखोगे अगर यहाँ पे, साथ ही साथ आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ PS लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 इज कंसिस्टेड एज फॉलोज। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ नीचे है सर। इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके पास, और 10% डिवेंचर्स है उसके पास। दो चीज़ है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 10% डिवेंचर्स, दोनों ही 10 लाख के हैं। वेरी गुड। ड्यूरिंग द ईयर 1920 सेल्स डिक्रीज्ड टू 1 लाख यूनिट्स एज कंपेयर टू 1,20,000 यूनिट्स इन द प्रीवियस ईयर। सर लास्ट ईयर 1,20,000 यूनिट का सेल था, इस साल 1 लाख यूनिट का सेल हुआ है। मतलब मेरा एग्जिस्टिंग सेल या ओरिजिनल सेल्स या फर्स्ट कॉलम जो बनेगा बेसिकली आपका, वो 1,20,000 का बनेगा। हमेशा ये चीज़ का ध्यान देखना, क्योंकि अगर 1 लाख यूनिट से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। अगर परसेंटेज चेंज इन EBIT वाला कोई भी चीज़ होगा, तो 1,20,000 से 1 लाख का परसेंटेज चेंज इज डिफरेंट देन 1 लाख से 1,20,000 तक पहुंचना। 1 लाख से 1,20,000 आना 20% चेंज होता है, लेकिन 1,20,000 से 1 लाख आना 20,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, तो दैट इज अ 16.67% चेंज। तो आपको समझना पड़ेगा वैसे वो चीज़, हाँ ना। इस क्वेश्चन में वो है कि नहीं वो अलग बात है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखने के लिए मैंने बोला है। In the previous year, however, the selling price stood at rupees 12 per unit and variable cost at rupees 8 per unit for both the years. तो मैंने सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दिया है। फिक्स एक्सपेंसेस दे दिया 2 लाख का, इनकम टैक्स 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट so degree of financial leverage at 1,20,000 and 1 lakh units, and degree of operating leverage at 1,20,000 and 1 lakh units, and change percentage change in EPS। मतलब 1,20,000 से जब 1 लाख आए, 1,20,000 से जब 1 लाख आए, तो क्या परसेंटेज चेंज इन हमारा EPS हुआ, वो आपको निकालने बोला है। Comment on the behavior of operating and financial leverages in the relation to decrease in production from 1,20,000 units to 1 lakh units, from the decrease from 1,20,000 units to 1 lakh units। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना है। कर लोगे खुद से ये क्वेश्चन? हाँ सर कर लेंगे, फिर भी आप कराओ। ओके आ जाओ, इनकम स्टेटमेंट हेडिंग दो, इनकम स्टेटमेंट हेडिंग दीजिए, और फटाफट फॉर्मेट बना लो इनकम स्टेटमेंट का, एंड सब कुछ को प्लॉट करिए, आपका क्वेश्चन खत्म। पर्टिकुलर्स 1,20,000 यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है सर यहाँ तक। स्टार्ट करो। सेल्स, सेल्स कितना है? 1,20,000 इंटू 12 और 1 लाख इंटू 12, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम है ना, सेलिंग प्राइस सेम है, ये दोनों यूनिट्स है, इंटू कर दो। तो 1,20,000 इंटू 12 हो गया 14,40,000। सर 14,40,000 और ये हो गया 12 लैक्स। हाँ कि ना में जवाब दो, हाँ कि ना में जवाब दो। हाँ सर। लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट,
सर यहाँ पे हमेशा एक हैबिट रखिएगा दिखाने का कि कैसे आपने ये सम को यहाँ तक सॉल्व किया, मतलब 1,20,000 इंटू 12 कर दो यहाँ पे, और नीचे में यहाँ पे कर दो 1,00,000 इंटू 12। तो उसको क्लीन रहेगा, कोई भी स्कोप नहीं रहेगा मार्क्स कट करने का। वो नहीं बोल सकता तुमने ये कहाँ से लाया 14,40,000, ठीक है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना 8 रुपया करके है ना, 8 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, राइट। 8 रुपया करके क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट कर दो, ये हो गया 9,60,000, 9,60,000, और ये हो गया 8 लाख। अगेन ये कैसे आया वो भी लिख देंगे हम लोग, वो कैसे आया वो भी लिख दो। 1,20,000 इंटू 12, 1,00,000 इंटू 8, ठीक है। दैट विल गिव मी कंट्रीब्यूशन, दैट विल गिव मी कंट्रीब्यूशन 9,60,000। कोई चाहता तो इसको जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है ना पर यूनिट में सॉल्व करके भी यहाँ तक पहुँच सकता था। समझ गए आप लोग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला एंड देन वैसे सॉल्व कर लिया। ये आएगा 4,80,000 कंट्रीब्यूशन, ये आ गया 4 लाख। 20% वाला जो गैप चल रहा है, मतलब यूनिट्स का जो गैप चल रहा है वो कंटिन्यूस है, राइट। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना 2 लाख का है ना। देखो क्वेश्चन में दिया फिक्स्ड एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 2 लाख, फिक्स्ड एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 2 लाख। तो 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया, पुट कर दिया। सर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, वो कोई भी हालत में चेंज नहीं होगा विद चेंज इन यूनिट्स। तो दैट विल गिव मी ईबीआईटी। ईबीआईटी आ गया कितना, ये आ गया 2,80,000 का, ये आ गया 2 लाख का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लेस करेंगे हम सर इंटरेस्ट। सर हमारा इंटरेस्ट रेस्ट होगा, हमने क्वेश्चन में देखा था कुछ हमारा बोरिंग है, कुछ डिबेंचर्स थे हमारे, कुछ 10% डिबेंचर्स है। कितने हैं सर 10 लाख के, मतलब 1 लाख का हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है, जो कि सेम रहेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स वी आर मेकिंग। तो ये 1 लाख और 1 लाख तो सेम रहेगा बिकॉज ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हम आ गए ईबीटी पे। ईबीटी कितना 1,80,000 यूनिट्स, 1,80,000, और ये है 1 लाख। अब लेस करोगे सर बताओ तो क्या, टैक्स, टैक्स रेट है 30%, 30 है कि 35 था, 30 है। टैक्स रेट 30% है, तो ये हो गया 54,000। 1,80,000 सही किया ना मैंने सर, 54 राइट। ये हो गया 54,000, ये हो गया 30,000। अब आपका आ गया सर ईएटी, ये आ गया 1,26,000, ये आ गया 70,000, ये आ गया 1,26,000 एंड ये आया 70,000। बस इतना सही करना था। सबसे पहले हमें बोला है ईपीएस पे निकालने ना, ईपीएस का चेंज बोला कि सिर्फ ईपीएस निकालने बोला है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालने बोला है। कोई पार्ट सी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, तो पहले सी कर लो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस तुरंत तुरंत निकाल लो। या चलो लाइन से करें सर, ए बी सी से करें, ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, एग्जामिनर को कंफ्यूज भी नहीं करना पे, जितना कम उसको कंफ्यूज करेंगे उतना बढ़िया है। मैं सोच रहा था पहले आपको ईपीएस करवा दूं, मैं सोच रहा था पहले आपको ईपीएस करवा दूं, पर मैंने नहीं, ठीक है चलो ए बी सी लाइन से ही चलते हैं। एग्जामिनर को जितना कम मेहनत करवाएंगे, जितना कम कंफ्यूज करेंगे, उतना ज़्यादा मार्क्स हमें वो देगा, ठीक है ना। अब आ जाओ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालो दोनों के लिए। तो सबसे पहले ए लिख लेना, ये हैबिट रखिएगा, क्या कर रहे हो, सॉल्व क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हो। तो ये है डीएफएल। डीएफएल का फॉर्मूला हमें पता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, फॉर्मूला लिख के आइएगा एग्जाम में, बात खत्म, बार बार बोलता हूँ मैं। ईबीआईटी ईबीटी देख लो, 2,80,000 बाय 1,80,000, 2,80,000 बाय 1,80,000 पहला वाला केस में 1.56, 1.56, 1.56 टाइम्स, टाइम्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है चलो लिख लो, हैबिट रहेगा तो अच्छा ही है। 1.56 टाइम्स। सर मैंने क्यों बोला ज़रूरी नहीं है लिखना, बिकॉज इधर पे इतना बार टाइम्स लिख लिख के प्रेजेंटेशन आईसीआई नहीं करता है, प्रेजेंटेशन में नहीं करता है, बट ऑब्वियसली राइट है लिखना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया डीएफएल का आंसर। नेक्स्ट उसके बाद बोला था हमें डॉल निकालने, हमें बोला था डॉल, हम बी से, बी में करेंगे डॉल। डॉल है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी से निकालो 4,80,000 बाय 2,80,000,
4,80,000 डिवाइड बाई 2,80,000, 1.71 टाइम्स, और वो आ गया 2 लाख बाई 1 लाख सेकेंड वाले केस में, तो वो हो गया 2 टाइम्स। अरे ईबीआई कंट्रीब्यूशन बाय 4 लाख बाय 2 लाख था, सॉरी, हाँ, तो भी 2 टाइम्स होगा। 4 लाख बाय 2 लाख था ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, हाँ, 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 राइट। अब आ जाओ पार्ट सी में। पार्ट सी में क्या बोला है, मेरे संग संग देख लो। पार्ट सी में बोला है आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालने के लिए, तो वेरी इजी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैसे निकलेगा? ईपीएस कितना था? अच्छा, ईपीएस निकाला नहीं था हमने, तो ईपीएस निकाल लेते हैं। ऊपर में आप ईपीएस निकाल लो, ईपीएस निकाल लो। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, कितने हैं? 100 का फेस वैल्यू है मतलब, और 10 लाख से मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर लो। 10 लाख डिवाइड बाई 100 10,000 होता होगा, 10,000। तो ईपीएस आ गया 12.6, 40 हो गया 12.6 पर शेयर, और ये आया है 7 पर शेयर। ठीक है ना, यहाँ तक ईपीएस कैसे आया समझ में आया सबको? 10,000 शेयर से डिवाइड कर दिया मैंने, तो मेरा ईपीएस आ गया ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारे? 10,000 है। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000 है, प्लीज़। हाँ, ठीक जा रहा है? कोई फास्ट लग रहा है क्या सर? बहुत फास्ट जा रहे हो? फास्ट नहीं जा रहा, एक ही चीज़ बार बार ही कर रहे हो, कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए हल्का सा स्पीड मेंटेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? हमें अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चैप्टर के। चलो, तो अब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मतलब यहाँ पे आ गया 5.6, मतलब ऐसे लिखना है तो लिख लो 12.6 माइनस 7 डिवाइड बाय 12.6 विच इज हाउ मच? इंटू 100 दे दो। अब यहाँ पे लिख दो हाउ मच, तो 12.6 माइनस 7 डिवाइड बाई 12.6 इंटू 100, 44.44%। 44.44%, 44.44% का चेंज आया, ठीक है। अब डी में आ जाओ, अब डी में आ जाओ। डी में क्या मांगा है आपसे मालूम है? डी में आपको बोला है कि कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेजेस इन द रिलेशन टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 1,20,000 टू 1,00,000 यूनिट्स। मतलब जब मेरा यूनिट्स घट गया 1,20,000 से 1,00,000 प्रोडक्शन यूनिट्स हो गया, तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेजेस कैसे बिहेव किए हैं, पहले खुद से देखो तो सही क्या हुआ ऑपरेटिंग लेवरेज में। ओहो, मेरा डीएफएल बढ़ गया सर, 2 टाइम्स हो गया 1.56 से। मेरा डॉल बढ़ गया 1.71 से 2 टाइम्स, ऐसा क्यों? सर मेरा ऑपरेटिंग लेवरेजेस या लेवरेजेस मेरा क्या होता है, मेरे को जब लेस एफर्ट में ज़्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन जब इसका उल्टा पड़ता है मेरा, अगर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, लेकिन अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10% से घटता है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डबल स्पीड से घटेगा, अगर 2 टाइम्स लेवरेज है तो मल्टीपलायर इफेक्ट पड़ता है लेवरेज की वजह से। तो यहाँ पे मेरा सेल जब घट गया तो मेरा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेल गया, प्रॉफिट घट गया, अल्टीमेटली लेवरेज इस केस का बढ़ जाएगा, फिर रिस्क इस केस का बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 लाइन का 1 लाइन का कमेंट करना जरूर एग्जाम में। सिंपल जो आपको अंडरस्टैंडिंग है ना वो करना है, इसमें कोई बुकिश कमेंट नहीं करना है सर कि रट के चले गए कमेंट भी नहीं। जो आपको समझ में आया देखो, ड्यू टू, जो आपको समझ में आया, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल from 1,20,000 units to 1,00,000 units, the impact are as, ऐसे लिख लो, ऑपरेटिंग लेवरेज अर्लियर या ऐसे कर लो, एक काम करो, एट 1,20,000 यूनिट, एट 1,00,000 यूनिट,
ठीक है ना। अब यहाँ पे उसको दे दो ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को इम्पैक्ट दे दो। सर ये तो चीटिंग है, चीटिंग नहीं है, तरीका टाइम बचाने का। समझ में आया आपको? ये इसका इम्पैक्ट है। दिस मीन्स increase in both increase in both financial and business risk। सही बात है, तो रिस्क तो आएगा ही अगर सेल घट रहा है तो। डन, समझ में आएगा? क्वेश्चन खत्म हो गया सर। देखें इसका एक बार ऐसे का सोल्यूशन में फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 13, 13 ही है ना, हाँ 13, 1.56 टू 1.71 टू 1, ठीक है ठीक है, 44 ठीक है। लेवरेज का इम्पैक्ट मेरा बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क देता है, इतना इतना से घट गया, सारी बातें कवर है। ये लोगों ने पैराग्राफ में दे दिया, मैंने और बढ़िया बना के आपको दे दिया। चाहो तो उसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो पूरा को। समझ में आई बात? कोई डाउट, कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो सर? सर ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में जो आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया से बन गया है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ने से पहले आपको अब मुझे सिखाना है डिटेल में फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज, थोड़ी डिटेल में अपने बात करेंगे। तो इसके लिए आप लोग आ जाओ अपने बुक में, पेज नंबर 11 ऑफ योर कंसेप्ट बुक विच इज़ द FM डाइजेस्ट। और यहाँ पे मेरे साथ आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सुनिए। चलो गाइस ध्यान से, हाँ एक अच्छा नया नया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट को अपने और डीप डाइव करके समझेंगे कि फाइनेंशियल लेवरेज आखिर है क्या, फाइनेंशियल लेवरेज आखिर बोलता क्या है सर, हमें फाइनेंशियल लेवरेज क्यों पढ़ना है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल लेवरेज, किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखना है आपको, ठीक है। अब फाइनेंशियल लेवरेज बोलता है, सिंपल सी बात है, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज हमने सीखा कि ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता था, ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता था, जैसे कि रेंट हुआ, सैलरी हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वगैरह वगैरह। अब फाइनेंशियल लेवरेज के लिए फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ सर? जैसे कि इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का खर्चा हुआ, या फिर सब प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा हुआ। सब प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा भी तो मेरा फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है ना। मैंने क्या बोला आपको कि मेरा 12% प्रेफरेंस डिविडेंड है, 12% प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स मैंने इशू किया, सॉरी 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। मतलब मैं खुद से बोल रहा हूँ मेरा प्रेफरेंस दूंगा मैं इन्हें डिविडेंड देने में, 12% करके मैं इनको डिविडेंड दूंगा। इन्होंने 10 करोड़ रुपए लेके आया तो 10 करोड़ का 12% मैं इनको दूंगा। मैं इनको 10 करोड़ का 12%, 1 करोड़ 20 लाख मैं इनको दूंगा। समझ में आई आपको? आपको समझ में आया कि मैं इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, दैट इज द प्रेफरेंस विच आई एम गिविंग टू देम। तो ये दोनों क्या मेरे फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएंगे। खिड़की लगी है, खिड़की से पैसे बांटे जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा सर? डिबेंचर वाला आएगा, वो पैसे लेके जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस वाला आएगा, वो पैसे लेके जाएगा। इक्विटी वाला बोलेगा हाँ भाई इन दोनों का हो जाने दे, उसका जो बचेगा सब मेरा। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है ना। तो व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज इज द यूज ऑफ दिस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट so that to maximize the earnings per share, to maximize the EPS, because EPS is the earnings per share of whom? Of the equity shareholders, and हमें ultimately equity shareholders का wealth maximization करने का objective है। समझ में आई? तो EPS मैक्सिमाइज होगा तो ऑटोमेटिकली वेल्थ मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। तो हमारा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट से हमें EPS को बढ़ाना है। सर हमारा DFL मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ कैलकुलेशन करने का तरीका है, कुछ फॉर्मूले हैं। आपने सेम चीज़ सीख रखा है डॉल के लिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए आपने सेम चीज़ सीख रखा है। सेम चीज़ यहाँ है, दो फॉर्मूला, एक ये और एक ये। सर ये एक ही है, मैं बता रहा हूँ क्या है ये, एक ये और एक ये, दो फॉर्मूले हैं। सर पहले ये वाला फॉर्मूला में आ जाओ, नो प्रेफरेंस डिविडेंड या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। सबसे पहली बात, आपके कोर्स में ना प्रेफरेंस डिविडेंड का क्वेश्चन इन लेवरेजेस कम है बहुत। सर ऐसा नहीं कि कोई गलती हो गया लेवरेज पे प्रेफरेंस डिविडेंड, कोई ऐसे नहीं देता है, उसकी इच्छा, ऐसे नहीं मांगता है, नहीं पूछता, वो उसकी इच्छा है। तो अपने को उसमें कोई पंगा नहीं है। जैसे अगर आएगा तो अपने कर देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बढ़िया ही है, नहीं आएगा तो बढ़िया ही है। अब अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो आपको पता है EBIT/EBT, EBIT/EBT इज प्रेफरेंस DFL का फॉर्मूला। लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, मैं फॉर्मूला पे और डीप डाइव कर रहा हूँ, सुनो और फॉर्मूला सर समझाया नहीं, समझाऊंगा रुको। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है
तब क्या फॉर्मूला है, ये वाला है। ओहो, ये सब क्या बोल दिया, ये मुझे समझ नहीं आया। तो कोई बात नहीं, आओ कॉपी में, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको कॉपी से समझाया जाएगा। हेडिंग दे दो फाइनेंशियल लेवरेज का, पहले सुन लो फिर लिख लेना प्लीज़। मैंने आप लोग के पास तो वीडियो, आप पॉज करके सुन सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो, जो भी करना है। तो प्लीज़ आप लोग पहले मेरी बात सुन लेना, ज़्यादा हेल्पफुल आपको यहाँ होगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल लेवरेज में मैंने आपको बोला, अच्छा आपने डॉल जब पढ़ा था यहाँ पे, जब आपने डॉल पढ़ा था तो आपने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी किया था। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और डॉल इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। यही तो डॉल था, यही तो लेवरेज है कि मैं डिनोमिनेटर से मैं माइनस कर दूंगा मेरे सारे फिक्स्ड कॉस्ट को, राइट। तो डीएफएल में भी तो यही कर सकता हूँ, डीएफएल इज ईबीआईटी बाई ईबीटी होता है, तो ऐसे लिख सकता हूँ, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बिकॉज डीएफएल क्या है, डीएफएल भी मेरा फाइनेंशियल लेवरेज है, दैट इज रिमूविंग द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो मैंने डिनोमिनेटर से इंटरेस्ट, जो मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल खर्चा, वो रिमूव कर दिया। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर, ये अब मेरे को समझ में आया कि डिनोमिनेटर से मेरा इंटरेस्ट माइनस हो गया मेरा लेवरेज निकालने के लिए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये क्या लिख दिया सर, मैंने क्या लिख दिया, मैंने माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड लिख दिया। अरे सर ये क्या हो गया, अरे बात तो सुनो, अगर इंटरेस्ट माइनस करो एज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, देन प्रेफरेंस डिविडेंड इज आल्सो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, वो भी तो माइनस करोगे। तो क्या हर्ज है, कर सकते हैं हम। हाँ या ना में जवाब दो पहले, हाँ सर। आप यहाँ पे सारे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर रहे हो अपने कंट्रीब्यूशन से टू कैलकुलेट डॉल, तो यहाँ पे भी तो आप सारे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस कर रहे हो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज आल्सो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। एक बार वापस मेरे साथ इनकम स्टेटमेंट में आओ, तो इनकम स्टेटमेंट जो आपको बनाया था परसों, आपने उस पर आओ, कल सॉरी, कल जो आपने बनाया था इनकम स्टेटमेंट, उसमें आइए। आपने इनकम स्टेटमेंट जो बनाया, उस इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट जो आया, देखो कहाँ पे आया, इंटरेस्ट आया ईबीआईटी के जस्ट बाद में, और टैक्स के पहले, टैक्स के पहले और ईबीआईटी के जस्ट बाद में हमारा इंटरेस्ट का खर्चा आता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मेरा जो प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा है ना, वो मेरे जस्ट आफ्टर टैक्स आता है। आपको पता है 100 रुपये आप जब कमाते हो, और मान लो 30 रुपये का उसमें आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट का खर्चा आता, तो 70 रुपये का आपका अर्निंग्स बचा। 70 रुपये का आपका नेट अर्निंग्स आया। आपने जब टैक्सेशन पढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है अभी ग्रुप 1 में, वहाँ पे आपने पीजीपीपी में क्या किया सर, नेट ऑफ नेट प्रॉफिट को लेके आप पीजीपीपी में स्टार्ट करते हो, तो सारे खर्चे माइनस करने का स्टार्ट करते हो, अल्टीमेटली आपको उस खर्चे से टैक्स कम लगता है। सर एक बिजनेस वाला अपना नेट खर्चा करने के बाद टैक्स देता है, एक सैलरी वाला अपफ्रंट सैलरी पर टैक्स देता है, समझ रहे हो। तो अब वहाँ पे जो उसने खर्चे किए ना, उस पर 30% का टैक्स हटा दे, 30% का टैक्स सेविंग्स पड़ता जाता है उसका। इस पे ना बहुत डीप डाइव करके मैं चैप्टर नंबर 4 में, इसके नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा आपका, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको कि ये जो टैक्स सेविंग्स है ये एक्चुअली कैसे काम करता है। अभी मेरी बात सुनो ना, अभी आप क्विकली समझ जाओगे, बहुत स्मार्ट तरीके से सोचोगे तो समझ जाओगे, बहुत स्मार्ट तरीके से सोचोगे तो समझ जाओगे। 100 रुपया था, लेस करो इंटरेस्ट, लेस करो इंटरेस्ट 30 का, तो क्या है सर, 70 रुपीज़ का मेरा इनकम आया, 70 का इनकम आया मेरा। अब मैं इसमें टैक्स दूंगा, अब मैं इसमें टैक्स दूंगा, मान लो 21 30 रुपीज़ का टैक्स दिया मेरा, जो भी आया अब, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे जो भी आया लिख लो सर, 49 आया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे अगर यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस नहीं करता, तो मैं 100 पर डायरेक्ट टैक्स देता 30 रुपये का, तो मेरा 30 रुपये का टैक्स लगता, और मेरा यहाँ पे 70 आता। तो ये डिफरेंस कितना है सर, 21 का, ये मेरा डिफरेंस कितना है सर, 21 का यहाँ पे फ्लैट डिफरेंस है। अब मेरी बात सुनो आप लोग, आप अगर यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से क्या हुआ, 49 और 30 79, और यहाँ पे 70, 30% का इंटरेस्ट पे 30%, 30 का 30%, 9 रुपीज़ का यहाँ पे जो गैप आया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको।
अगर मैं 70 में अब यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करता हूँ 30 का, तो ये बचेगा 40, लेकिन ये है 49। तो ये जो 9 रुपीज़ का गैप है ना, ये जो 9 रुपीज़ का गैप है, ये 9 रुपीज़ का गैप क्यों है? बिकॉज ऑफ द टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ 30%। इसमें और डीप डाइव करके चैप्टर नंबर 4 पे बताया जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि मैंने ये बोला क्या? अब अगर मेरे को किसी चीज़ को वापस प्री टैक्स करना है, मैं वापस प्री टैक्स करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करके 1 - t। ये क्या कर दिया सर? अरे मैं उसको प्री टैक्स किया ना। अरे 70 रुपये अगर आफ्टर टैक्स आता है कोई चीज़, 100 पे 30 रुपया टैक्स माइनस करते हो तो 70 आता है ना। 100 पे 30 रुपये टैक्स माइनस, तो 70 को वापस अगर प्री टैक्स करना है, 30% टैक्स रेट है, तो 1 - 0.3 करोगे, दैट विल गिव मी 100। प्री टैक्स करना, वापस उसको यहाँ लेके जाना, वापस यहाँ लेके आना था, तो ऐसे ही करोगे ना। 1 - 0.3 से डिवाइड कर दिया मैंने, जो टैक्स है उसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे मैंने। 100 का मेरा इनकम है, 30 रुपये मैंने टैक्स दिया, 70 रुपये आया। मैं 70 को वापस 100 पे अगर ग्रॉसअप करना है, ग्रॉसअप करना है, ग्रॉसअप करना है, नेट करना होता है, ग्रॉसअप करना होता है, ग्रॉसअप करना है, तो मैं डिवाइड करूंगा नेट ऑफ टैक्स से, 1 - t से, 1 - t से डिवाइड करती है मेरा वो वापस 100 हो गया। क्लियर है? कोई भी एग्जाम्पल मन से नंबर्स लो, खुद से ट्राई करो एक बार, कि किसी चीज़ को मेरे को ग्रॉसअप करना है वापस, तो मैं उसको डिवाइड करूंगा 1 - t से, वो वापस 100 बन गया। तो मैंने भी तो सेम चीज़ की है, मैंने भी तो सेम चीज़ की है यहाँ पे। प्रेफरेंस डिविडेंड को मैंने भी तो वही किया है, ग्रॉसअप किया हुआ है। बिकॉज इंटरेस्ट का जो खर्चा है ना, वो आपका आफ्टर टैक्स जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स जाता है, सॉरी बिफोर टैक्स जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स जाता है। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, उसको मैंने ग्रॉसअप कर दिया ताकि ये भी प्री टैक्स, ये भी प्री टैक्स रहे। इंटरेस्ट में तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं है। तो नंबर्स राइटली आपके आए, इसलिए इसको प्री टैक्स किया जाता है। समझ में आया? इसको ऐसे लिख सकते हैं अब, डी एफ एल इज इक्वल्स टू ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 - t। यही तो चीज़ हुआ, यही तो चीज़ हुआ। और यही वाला जो फॉर्मूला है, वही तो मैंने यहाँ पे दिया आपको, वही तो मैंने आपको आपके बुक्स में दिया है। पेज नंबर कौन सा था, 14 या 11, जो भी था आपका पेज नंबर, पेज नंबर 11 में यहाँ पे वही तो दिया। यहाँ पे लिख भी था, दिस इज डन टू मेक प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड को प्री टैक्स बनाने के लिए ये चीज़ की गई है, प्रेफरेंस डिविडेंड को प्री टैक्स बनाने के लिए ये चीज़ की गई है। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर समझ में आ रहा है हमें, ठीक जा रहे हो आप। नहीं सर समझ में आ रहा है हमें, ठीक जा रहे हो, राइट। अब आ जाओ ये वाला फॉर्मूला में, जो एक और फॉर्मूला है आपके डीएफएल का। डीएफएल का एक और फॉर्मूला है, उस पर आ जाइए अब। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का एक फॉर्मूला और है, वो क्या बोलता है वो भी अपने फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए मेरे संग संग मेरी बात सुनो। मान लो मैं ऐसे लिखूं, ईबीआईटी से लिखना स्टार्ट करूं, डीएफएल इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट सर, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, राइट। कैसे हुआ? अब इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन करके लिख लो, कॉपी में लिखना है तो लिख लो। ऐसे नीड नहीं पड़ेगा, आप अगर नोट्स ठीक से पढ़ोगे ना, 2 बार आपका काम बन जाएगा। मान लो आपका ईबीआईटी से स्टार्ट करें अगर, तो ईबीआईटी 100 का था, लेस करो इसमें इंटरेस्ट, 20 का इंटरेस्ट लेस करो, या आ गया 80। अब आप इसमें लेस करो, या आ गया ईबीटी, लेस करो टैक्स, लेस करो टैक्स, 30% का टैक्स रेट मान ले अगर, तो ये आएगा सर 30, इसमें से 24, 24 इसमें से हटा दो, तो ये आएगा हमारा 80 - 24, 56। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे कितने, 7। तो हमारा ईपीएस आ गया 8, ठीक है ना, ईपीएस आ गया 8। मैंने बोला कि मान लो ये ईबीआईटी बढ़ जाता है कितना से, 20% से, ये ईबीआईटी 20% से बढ़ जाता है, तो ये कितना हुआ 120।
इंटरेस्ट तो वही रहेगा, ये रह गया 20, ये हो गया 100, अब मेरा टैक्स होगा 30%, तो ये 30, ये हो गया 70, ये हो गया 7, ये हो गया 10। ओहो, ये क्या हो गया सर? सर मेरा ईपीएस कितना से बढ़ गया देखो, ईपीएस मेरा बढ़ गया 25% से। मतलब परसेंटेज, अब मेरा डीएफएल क्या निकालो तो इस वाले में पहले, डीएफएल क्या था ओल्ड केस में, फर्स्ट केस में डीएफएल क्या है, ईबीआईटी बाई ईबीटी करो 100/80, तो 100 डिवाइड बाई 80, दैट इज एक्चुअली 1.25 का मेरा लेवरेज, मेरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 1.25 का है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मेरा 1.25 का है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा डीएफएल 1.25 का है, मतलब कि मेरा जो ईपीएस है अगर वो मेरा 10-20% से मेरा ईबीआईटी बढ़ेगा तो मेरा ईपीएस कितना से बढ़ गया, 25% से। अगर ये 20% से बढ़ गया तो ये बढ़ गया 25% से। हाउ कम? आके सामने आपका देख लो, आके सामने देख लो, 8 × 1.25 करिए, आपका आ जाएगा। 8 × 1.25 करिए, 10 रुपये का ये आ गया। ब्यूटीफुल पार्ट हियर इज, ये वाला जो है ना ये भी बढ़ा, पता कितना से, ये जो बढ़ा है ये भी बढ़ा 25% से, ये भी जो बढ़ा है ईबीटी भी जो बढ़ा है ये भी बढ़ा है 25% से। ये कैसे हो गया? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स लगी और कुछ नहीं हुआ है। देखो ना आप, ईबीटी 25% से बढ़ा है, टैक्स रेट सेम है ना, 30% दोनों से हटा है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं हटा है, 30% हटा है, फिर एक नंबर डिवाइड हुआ, वो भी फिक्स्ड नंबर दोनों से डिवाइड हुआ है। तो सारा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, तो सारी चीज़ें 25% पे इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब मेरा क्या हुआ सर, डीएफएल मतलब क्या हुआ सर, या मैं ऐसे लिखूं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या हुआ, 1.25 इंटू 20 विच इज 20%, विच इज 25%। समझ में आया आपको? विच इज 25%। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना हुआ, 1.25 जो फाइनेंशियल लेवरेज है, और मेरा जो चेंज आया ऊपर में 20% का जो चेंज आया वो लिया, तो 25% का मेरा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आया। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमने डॉल के लिए भी किया था, वही चीज़ हमने यहाँ पे भी किया है। समझ में आ गई? डन है? क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर? हाँ सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं अब। गुड। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने समझाया, यहाँ पे आपके बुक में अगर ईपीएस लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसको भी ये लिख लीजिएगा, परसेंटेज इन ईबीटी और परसेंटेज इन ईएटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, इसको ऐसे करके बना लो, ठीक है। अगर मेरा फाइनेंशियल लेवरेज हाई है तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क ऑटोमेटिकली हाई है। और जैसा कि हमने आपको डॉल में बताया था कि डॉल इज रेंज बाउंड, सिमिलरली फाइनेंशियल लेवरेज ऑल्सो रेंज बाउंड, वो भी 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है। अगर किसी का फाइनेंशियल लेवरेज 0 और 1 के बीच में आ गया तो समझ देना भाई आप गलती कर रहे हो, प्लीज़ एक बार वेट करिए, अपने आंसर को वापस रिवाइज करिए एंड देन आगे बढ़ना। इट इज़ ऑल्सो रेंज बाउंड, 0 और 1 के बीच में नहीं आ सकता, कि ला के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। ठीक है, एनालिसिस और इंटरपोलेशन फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ फिर से समझ जाओगे आप। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली अगर समझाने के लिए बोलूँ, इट्स अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है तो कोई फाइनेंशियल लेवरेज होगा क्या? नहीं होगा। हाई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है तो हाई फाइनेंशियल लेवरेज होगा। अगर मेरा ईबीआईटी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट से बेसी है तो मेरा पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज है, नहीं तो नेगेटिव है। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, उससे मेरा ईबीआईटी बेसी है तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज ऑटोमेटिकली बेसी आ जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा एनालिसिस है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का बात है नहीं। समझ में आई आपको मेरी बात? फाइनेंशियल लेवरेज अपने पता डबल एज्ड स्वॉर्ड बोलते हैं। डबल एज्ड स्वॉर्ड मतलब क्या हुआ सर? दो धारी तलवार। फाइनेंशियल लेवरेज इज अ दो धारी तलवार, डबल एज स्वॉर्ड, यहाँ पे भी धार यहाँ पे भी धार, डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। सर ये दो धारी तलवार वर्ड पहले भी सुना होगा, ये तो दो धारी तलवार है भाई, भाई ये तो दो धारी तलवार है, सुना होगा ना। समथिंग विच कैन हार्म अस और विच कैन ऑल्सो गिव बेनिफिट्स टू अस, समथिंग विच हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ, दैट इज अ दो धारी तलवार, दैट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। एग्जाम्पल या मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो आपका है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, अभी आप वीडियो उसमें देख रहे हो, आज की क्लास उसमें कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स भी वो एज अ स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन ही है। तो दैट हैज़ एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज ऑल्सो, दैट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। सिमिलरली फाइनेंशियल लेवरेज भी मेरा डबल एज स्वॉर्ड है। वाई? बिकॉज फाइनेंशियल लेवरेज से मेरा क्या होता है,
फाइनेंशियल लेवरेज अगर मेरा बढ़ता है तो मेरा ईबीआईटी थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा ना, तो मेरा ईपीएस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट से बढ़ जाता है। 10% का अगर मेरा ईबीआईटी बढ़ता है, 6 टाइम अगर फाइनेंशियल लेवरेज है, तो 60% का ईपीएस मेरा बढ़ जाएगा। दिस इज द ब्यूटी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मेरा 10% से ईबीआईटी घटता है एंड 6 टाइम्स का फाइनेंशियल लेवरेज है, तो 60% से ईपीएस घट जाएगा। इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी चीज़ है ये। तो दैट इज वाई फाइनेंशियल लेवरेज इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। क्लियर हुआ? अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसी है मेरे कॉस्ट से, देन इट इज फायदेमंद, देन इट इज बेनिफिशियल। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन माई कॉस्ट, केडी मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये जो केडी लिखा है दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे बेसी जोड़ नहीं दे रहा है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। और ये भी डिस्कस्ड है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी, और ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ बेसी जोड़ नहीं दे रहा, अभी सिर्फ कॉस्ट वर्ड सोचो कि मेरा रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट, देन इट इज बेनिफिशियल। इफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट, देन इट इज नॉन बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर्स। इस पे क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में, क्विकली वो क्वेश्चन देख लो। उस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, ये रहा, मार्क कर लो ये क्वेश्चन। वाई इज फाइनेंशियल लेवरेज डबल एज स्वॉर्ड, ये इसको रीड कर लेना इस क्वेश्चन को। वही चीज़ सारी बातें लिखी हुई है कि फिक्स्ड कॉस्ट फंड रिटर्न इन्वेस्टमेंट विल हेल्प टू इंक्रीज द ईपीएस, और इसका इफेक्ट क्या है वही रिटर्न। अगर रिटर्न ये बना के जरूर आना एग्जाम में, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बना के जरूर आना क्वेश्चन में अगर आता है तो। और ये क्वेश्चन देखो एमटीपी अगस्त 24 एंड मार्च 25, काफ़ी लास्ट 2 साल में पूछ रहा है, लास्ट 2-3 साल में पूछ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोगों को करना है। दिस इज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ही है थ्योरी के बस, तो 5 क्वेश्चन तो थ्योरी के पढ़ ही सकते हो यार एक चैप्टर्स में। बताओ, 2-3 तो मैंने करा दिया उसमें से अभी तक आपको। ठीक है, चलो डन है क्या? समझ में आ गई मेरी बात? आगे बढ़े? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन करोगे क्या? एक बार दिखाओ। अच्छा, एक काम को कंबाइंड लेवरेज करके एक साथ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर एक साथ बैक टू बैक 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले कंबाइंड लेवरेज पढ़ लेते हैं तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा आपको आज का पढ़ाना, कंसेप्चुअल वाला बात। और उसके बाद 2 क्वेश्चन रहेगा, वो मैं करा दूंगा आप। सो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज अपने स्टार्ट करते हैं। सो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज आपको मालूम है, कंबाइंड लेवरेज आपको मालूम है, आप लोग सिर्फ मेरे संग जबरदस्ती मुझे बुलवा रहे हो। सिर्फ कंबाइंड लेवरेज लिख लो ना। मैंने आपको बोला है कंबाइंड लेवरेज मतलब और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज मतलब बात एक ही है। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री लगाओ आगे, नहीं लगाओ, बात एक ही है। ठीक है ना? आगे डॉल में, डॉल और ऑपरेटिंग लेवरेज बोथ आर द सेम। ठीक है, डीसीएल आपको पता है बहुत इजी है, देखो मेरी बात सुनोगे तो और इजीली समझ जाओगे। अपने को मालूम है डीसीएल क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बोला, डीसीएल इज नथिंग बट डॉल इनटू डीएफएल। और डॉल क्या है, लिखना है तो लिख लेना, ये वाला चीज़ सुनते भी रहना साथ साथ। कंट्रीब्यूशन, पहले सुन लो ना, पहले सुन लो फिर लिख लेना प्लीज़। पहले कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी ईबीआईटी कट गया, मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। समझ में आया? डॉल डीसीएल। नेक्स्ट, अच्छा डीसीएल को ऐसे भी तो लिखते हो, डॉल इंटू डीएफएल को ऐसे भी तो लिखते हो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, डॉल के लिए लिख रहा हूँ, बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू, अब डीएफएल को कैसे लिखा था अभी जो सिखाया, जस्ट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये कट गया, तो क्या आया, परसेंटेज चेंज इन। सर ये क्यों मेहनत कर रहे हो, हमें तो डॉल इंटू डीएफएल पता है। हाँ तो याद नहीं करना है आपको, आपको डॉल इंटू डीएफएल ही ध्यान रखना है। वो याद रट्टा मार के मत जाना ये कंट्रीब्यूशन पे एबीटी होना प्लीज, उतना नीड भी नहीं है और आपको उतना दरकार नहीं पड़ेगा। एग्जाम में आप कर लोगे, उतना दिमाग से खुद से मेंटली कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको विजुअलाइज हो जाएगा चीज़ें कि हाँ 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 ये मैंने ऐसा कुछ देखा था सर का किया हुआ। बाय
परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डन। समझ में आई मेरी बात? क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया क्या आपको? कि मेरा सेल्स बढ़ने पे अल्टीमेटली मेरा ईपीएस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही लेवरेज है। मेरे सेल बढ़ने पे मेरे ईपीएस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वही लेवरेज है। बात की बात खत्म। अंदर में ही है ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, आपस में खेल के सारा काम कर ले रहे हैं। आपस में वो टूट के दो भाग में टूट के अपना काम कर ले रहा है। अगर किसी को ब्रेक करके देखना है तो वैसे ऐसे ब्रेक करके देख सकता है कि भाई फाइनेंशियल वाले से क्या इम्पैक्ट है और ऑपरेटिंग वाले से क्या इम्पैक्ट है, नहीं तो ओवरऑल इम्पैक्ट आपको तो दिख रहा है। दिस इज ओनली कंबाइंड लेवरेज, दोनों को जोड़ दो वही कंबाइंड लेवरेज होता है। देखो, इट पोर्ट्रेज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स विच विल हैव ऑन ईपीएस। कैसे मेजर हो सकता है ये आपको ये याद रखना है, नहीं दरकार नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ याद रखना है डॉल इंटू डीएफएल। आपको याद रखना डॉल इंटू डीएफएल। अब जैसे कि मेरा अगर 0 और 1 के बीच में डॉल नहीं है, डीएफएल नहीं है, तो कैसे डीसीएल 0 और 1 के बीच में होगा? तो दैट इज ऑल्सो रेंज बाउंड, वो भी 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। इट मेजर्स द टोटल रिस्क विच इज डिपेंडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क। बस खत्म। लेवरेज में अब आप हो गए हो मास्टर। लेवरेज का आपको कंसेप्ट पता चल गया, लेवरेज का मतलब आपको मालूम है, लेवरेज क्यों हुआ, लेवरेज क्या है, लेवरेज की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है, सारी चीज़ें आपको मालूम है। अब क्या क्या टाइप का फॉर्मूलाज है, कितने टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, सब चीज़ आप सीख गए हो। अब आप होगा लेवरेज में मास्टर। ये जो एडिशनल कंसेप्ट है ये सब अपने कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज ये नहीं पढ़ेंगे। आज अब 2 क्वेश्चन करेंगे अपने, मेरे संग संग फटाफट से 2 क्वेश्चन करो। आज जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए क्विकली, एकदम क्विकली। क्वेश्चन नंबर 14 में खुद से स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 14 करना। एकदम बढ़िया सा इजी सा क्वेश्चन है ये। पेज नंबर दे दीजिएगा, पेज नंबर दे दीजिएगा। पेज नंबर कॉपी का हमेशा मेंटेन करना, वो यहाँ पे लिखना, और कॉपी में भी लिखना कि बुक का कौन सा पेज है, प्लीज दोनों वेज से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एमटीपी में भी 2 बार पूछ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखे साथ में। आप लोगों को स्टार्ट करना, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसे इसमें दिक्कत बीच में आएगा नहीं कि आपको मेरी दरकार पड़ेगी। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, खुद से करो। फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बेनाका प्राइवेट लिमिटेड। क्या बैलेंस शीट है उसका? उसका बैलेंस शीट बड़ा सुंदर सा है। उसका बैलेंस शीट में इक्विटी है, डिबेंचर है, रिटेन अर्निंग्स है, करंट लायबिलिटी है, नेट फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स है। सर नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या है? वो नेट फिक्स्ड एसेट्स मींस फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। एवरी फिक्स्ड एसेट्स रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट इज अ नेट फिक्स्ड एसेट। तो बैलेंस शीट में हमेशा वो नेट ब्लॉक आप सीखते हो, बोलते हो, तो वो नेट ब्लॉक ही रिपोर्ट किया जाता है विच इज नेट फिक्स्ड एसेट्स, तो आफ्टर डिप्रिसिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेरे साथ में चलो। अब इनकम स्टेटमेंट में आ जाइए, आपको दे दिया बना के, और क्या चाहिए? बल्ले बल्ले, सब बल्ले बल्ले हो गया। इनकम स्टेटमेंट तो हमें बना के दे दिया। अब इनकम स्टेटमेंट हमें बना के दे दिया, फटाफट से देख लो। सेल्स दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिया, ईबीआईटी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, ईबीटी दे दिया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा है इंक्लूडिंग 6 लाख एज डेप्रिसिएशन। 2 मिनट बाद इसमें चर्चा करेंगे। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी 35%। ओहो, 50% देता बढ़िया होता। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड एट द करेंट सेल्स लेवल। मतलब ये जो सेल्स लेवल दिया हुआ 34 लाख का, इसमें क्या हो रहा है वो देना है। इफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन वेरिएबल है तो क्या? If total assets remain at the same level but sales increases by 20% and decrease by 20%, compute EPS at the new sales level। मैंने एक चीज़ को क्विकली आपको सरपास कर दिया, बाईपास कर दिया, आपने पकड़ा कि नहीं अभी तक? मैंने यहाँ पे आपको इस पे बताया नहीं। सर अदर देन डेप्रिसिएशन एज वेरिएबल का क्या बोलना चाह रहा है, मेरी बात सुनो अब। कि कभी भी आपके लेवरेज टॉपिक में डेप्रिसिएशन का रहेगा एक्सपेंस इन द क्वेश्चन, तो दैट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज इन दिस टॉपिक ऑफ लेवरेज। कहे तो कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए वाला बात। अगर इस क्वेश्चन में ये वाला लाइन नहीं भी देता तो मैं उसको फिक्स्ड मान के ही करता। फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे आपको डॉल डीएफएल डीसीएल निकालना करंट पे, एंड देन आपको टोटल एसेट तो सेम है, ठीक है। इंक्रीज होगा सेल्स 20% और डिक्रीज होगा तो आपको सिर्फ ईपीएस निकालना नए लेवल पे, कोई चेंज वेंज भी नहीं निकालना है। क्या निकालना उस पर फोकस करना, हर बार चेंज इन ईपीएस नहीं मांगता है। यहाँ पे नहीं मांगा है चेंज इन ईपीएस, कंप्यूट द ईपीएस एट द न्यू सेल्स लेवल। अगर सिर्फ ईपीएस एट द न्यू सेल्स लेवल मांगा है और इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया करंट वाला, मोटा मोटा तो बना के दे दिया आपको करंट वाला, तो आपको क्या 3 कॉलम बनाने का दरकार है क्या इस क्वेश्चन में?
तीन कॉलम करके इनकम स्टेटमेंट बनाने का दरकार है कि नहीं? आपको तो सिर्फ ये इंक्रीज और डिक्रीज से काम हो जाएगा, करंट में तो कैलकुलेशन ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं फ्रेश पेज में। क्वेश्चन 14 का आई, क्वेश्चन 14 का आई, डॉल डीएफएल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले डॉल वगैरह निकालना है। डॉल क्या होता है हमारा? डॉल है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, डॉल का फॉर्मूला हमें पता, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या है देख लो। वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख माइनस 6 लाख वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। 12 lakhs माइनस 6 lakhs इज इक्वल्स टू 6 lakhs का वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख का है। तो अब मेरा डॉल निकालने में सुविधा है। सेल्स पता है मेरे को, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? सॉरी, सेल्स पता है मेरे को 34, ये 28 का कंट्रीब्यूशन है। तो 34 lakhs माइनस 6 lakhs, ईबीआईटी निकाल के दे दिया आपको 22 lakhs का। तो डॉल निकल गया। 28 डिवाइडेड बाई 22, 1.27, 1.27 टाइम्स। अगर इस क्वेश्चन में भी ना वो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोलता, अगर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोलता तो आपको इस क्वेश्चन में भी वो कॉलम बनाना पड़ता, बट यहाँ पे नहीं दरकार था तो बच गए। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, एक ही पार्ट में आपको बोला है ना, तो यहाँ पे आप कर लो नेक्स्ट डीएफएल ईबीआईटी बाय ईबीटी। कैसे आएगा? ईबीआईटी 22 lakhs डिवाइड बाय ईबीटी करिए। ईबीटी कितना है? 16 लाख है। दिया हुआ क्वेश्चन में, मतलब बढ़िया से क्वेश्चन में सब कुछ करके दे दिया आप। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन आपको इजी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारा क्वेश्चन इजी लगेगा। सारा बात मेरे सुनते जाओगे, मेरे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ करते चलना। पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट आपका कुछ है तो एफएमई है, हमेशा याद रखना। 1.375, 1.375। अच्छा, राउंडिंग ऑफ का भी एक चर्चा मेरे से सुन लो। ये ना 1.375 पे ख़त्म हो गया था, कैलकुलेटर में करके देखना, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करने का दरकार नहीं है। अगर जैसे 1.27272727 चल रहा था तो मैंने उसको 1.27 में ख़त्म कर दिया। तो राउंडिंग ऑफ आप 2 डिजिट तक कर सकते हो, इसको चाहो तो 1.38 भी कोई करेगा तो राइट माना जाएगा, करने में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 या उसके ऊपर होगा तो राउंड ऑफ 2 डिजिट तक कर देना। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बहुत बार राउंडिंग ऑफ कितना तक करना वो दे देता है, तब तो उसको मानना ही मानना है। नहीं तो लेवरेज में 2 डिजिट तक का राउंडिंग ऑफ यू कैन डू। बट अगर क्वेश्चन यहाँ पे 3 पे खत्म हो रहा है तो 3 पे भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता ना 5, 3, 9, 4, 2 ऐसा कुछ होता तो मैं उसको राउंडिंग ऑफ कर देता 2 डिजिट पे ही। मैंने यहाँ पे 1.375 पे खत्म हो गया तो मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया। ठीक है, आप भी यही चीज़ फॉलो करो। अब लास्ट बोला डीसीएल। अब मैं डीसीएल सीधा डॉल इंटू डीएफएल कर दूंगा, मैं क्यों मेहनत करूँ? और मैंने ऑलरेडी मेहनत कर ली है, मैंने डॉल इंटू डीएफएल करूँगा बस। तो ये आ गया 1.27 इंटू 1.375, 1.27 इंटू 1.375 इंटू 1.27, 1.75। देखो इसमें आया 1.74625, तो मैं इसको 1.75 कर दूंगा। सर आपने टाइम्स नहीं लिखा, तो टाइम्स लिख लो सब जगह, सब जगह टाइम्स लगा दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। डन, यही बोला था, पार्ट टाइम है बस। अब पार्ट 2 में आ जाओ, 20% इंक्रीज डिक्रीज करके टानना है, बस टान लेंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाओ पार्ट 2 के लिए। इनकम स्टेटमेंट
पार्ट 2 के लिए इनकम स्टेटमेंट बना लो। पर्टिकुलर्स इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20%। सेल्स स्टार्ट कर दो खुद से। सेल्स कितना देखो, 34 का इंक्रीज कर दो 20% से, फिर डिक्रीज कर दो। 40,80,000। 40,80,000। 34 इंटू 80%, 27,20,000। इस तरीके से दिखा दो, इस तरीके से दिखा दो। ठीक जा रहे हैं एकदम धीरे धीरे बढ़िया से, फर्स्ट क्लास। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख का था, 6 लाख का भी सेम चीज़ होगा। 6 लाख पर 20% बढ़ा दो, 7,20,000। और ये घटेगा तो 4,80,000 हो जाता है। 6 लाख इंटू 1.2, 6 लाख इंटू 0.8। ठीक है, अब आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 40,80,000 माइनस 7,20,000, 33,60,000। 22,40,000, 22,40,000। कंट्रीब्यूशन के बाद लेस करिए फिक्स्ड कॉस्ट, जो डेप्रिसिएशन का है, बस 6 लाख, 6 लाख। तो ये आएगा अब EBIT, EBIT आएगा 27,60,000, और ये आ गया 16,40,000। ठीक है, अब हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है 6 लाख का। नहीं तो यहाँ पे भी दिया था 10% डेट ऑफ 60 लाख, क्रॉस चेक भी हो गया, यहाँ 6 लाख ही है। 6 लाख सर, वो मिसमैच होता तो कभी नहीं होगा, वो मिसमैच पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, फिर क्या लेके सॉल्व करोगे। दिस विल गिव मी EBT, समझ में आ रही है। अब लेस करो टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। 7,56,000, 7,56,000, और ये 10,40,000 पे क्या आता है, 3,64,000। दिस विल गिव मी पैट, ये आ गया 6,76,000, और दूसरा वाला आ गया 21,60,000 इंटू 65%, 14,04,000। 4,000, हाँ 6,000 है ना, 14,04,000 राइट। क्या मांगा था, EPS ही तो मांगा था बस। EPS निकालना, नया सेल्स लेवल पे, तो EPS निकाल लीजिए। प्रेफरेंस का कोई बात है क्या इस क्वेश्चन में, नो प्रेफरेंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 8 लाख शेयर्स है, ठीक है। तो EPS निकाल लो, हाथ का हाथ इधर ही। EPS इज इक्वल्स टू पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखना प्लीज़। तो अब डिवाइड कर दो इसको 8 लाख से, 1.755, 1.755 रुपीज़ पर शेयर। 676 डिवाइडेड बाई 8 लाख, 0.845 रुपीज़
0.845 पर, चाहो तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो बस। और तो कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन में देख लो, आंसर भी आपका राइट है। 1.76, 0.85, 1.27, 1.37, 1.7, ठीक है। सारा आंसर आपके आ गए, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, डन। क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के ब्रैकेट में चाहूँ ना डेप्रिसिएशन लिख दो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा देख के, खुश हो जाएगा। चलो ठीक है, और कुछ आपका बचा नहीं है, सारी हमने कर दी है, ठीक है। कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन इजी था, हाँ या ना? यस। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, एक बार में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे लेवरेजेस के, खुद से क्वेश्चंस करिए प्लीज़, खुद से एक एक करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आपका सारा बन जाएगा। डन है। आज हम मेरे संग नया क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, आज एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन आज की क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा किया आपने? 14 किया ना, 7 कर लिया, 14 कर लिया। अब क्या आएगा सर? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा सर 7 3 ज़ा आएगा 21, है ना? तो 21 करें, 21। छोटा सा क्वेश्चन, ओह इतना छोटा, खत्म ही हो जाएगा यहीं पर ही। सो क्वेश्चन नंबर 21, मॉक टेस्ट पेपर 20 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या नया है? कुछ नया नहीं है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज ऑफ द टू कंपनीज। दोनों कंपनी के लिए आपको लेवरेज कैलकुलेट करके देना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। दोनों कंपनी के लिए लेवरेज कैलकुलेट करके देना, आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। चलो अपने मिलके करें। कर लोगे 21 खुद से क्या? सर आप छोड़ दो, हम कर लेंगे, ऐसा करना है क्या? क्लास छोड़ दे आपको? नहीं कराएंगे। मैंने आपसे वादा किया मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोलता है ये क्वेश्चन, मेरे संग संग सुनना। हम्म, सीधा सीधा बोला है, बस तीनों का लेवरेज निकालने के लिए ना, तो आप आ जाओ, इनकम स्टेटमेंट से बनाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करो। इनकम स्टेटमेंट बनाइए और क्वेश्चन स्टार्ट करिए, खुद से करने करने कोशिश करो और आगे बढ़ जाओ। मेरे से आगे बढ़ो, खुद से करो क्वेश्चंस, मेरी वेट नहीं करना किसी को। हाँ मैं तो जा रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोग जाओ एकदम खरगोश के स्पीड में, मैं आ रहा हूँ कछुए के स्पीड में। पर्टिकुलर्स, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए, कंपनी बी, ठीक है। स्पेस बढ़ा लेते हैं, स्पेस की कोई कमी थोड़ी ना है। चलो, कितना सेल्स यूनिट्स दिया देखो पहले, यूनिट्स कितना दिया है। क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया था, बिकॉज क्वेश्चन में रीड करने जैसा कुछ है नहीं, सीधा सॉल्व करने का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं बस। यूनिट्स दिया देखो, 6 लाख और 1.5 लाख। हिसाब से क्वेश्चन होमवर्क का है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैंने सोचा मैं करा दूं आपको। 6 लाख यूनिट्स और 1,50,000 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया 60 और 500, 60 500। तो अब आ गया सेल्स, यहाँ पे ना लिख लो रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, यहाँ पे साइड में अमाउंट इन रुपीज़। हम पूरा क्वेश्चन लिख के करेंगे फुल फिगर्स में। कभी हो ना बहुत बड़ा बड़ा फिगर आ रहा, तो अमाउंट इन लैक्स करके वैसे लिख सकते हो, ठीक है, वो भी करा देंगे आपको। तो 6 लैक्स इंटू, इसी क्वेश्चन में करा दे क्या, इंटू 60 करेंगे तो कितना आता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा फिगर आएगा सर, 3,60,00,000 बनेगा। तो अमाउंट इन लैक्स का, ठीक है, तो फुल फिगर में करो, चलो फुल फिगर में करो, 3,60,00,000 लिखो खुद से। 1.5 लाख इंटू 500, 7,50,00,000 आया ना ये। हम्म, लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है?
पर यूनिट का दिया हुआ है 30 और 275 इंटू करो आ गया। वेरिएबल कॉस्ट पता है आपको, तो 6 लाख इंटू 30, 1 करोड़ 80 लाख। और ये बोला 275 बोला, 250 थोड़ी ना बोला, 250 नहीं बोला, 275 है। तो ये आ गया 1.5 लाख इंटू 275, 412, 4125 के बाद 40, 4125, 4125, 1 2 3 4, डन। आ गया कंट्रीब्यूशन। माइनस 7 करोड़ 50 लाख, 3375। लेस करिए फिक्स्ड कॉस्ट, लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? यहाँ तक एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं, देख लो सब, किसी का कुछ छूट गया तो लिख भी लो। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद का दिमाग चलाना है, खुद का कैलकुलेटर पे हाथ होना चाहिए, तो सीखोगे, तो प्रैक्टिस होगी। मैं कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया, हाँ बाद में पढ़ लेंगे, अरे रह जाएगा, 4 क्लास बाद देखोगे लेवरेज खत्म हो गया, तब आप सोचोगे अरे अरे एक चैप्टर सर ने खत्म करा दिया, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो खुद से करने का हैबिट रखना होगा। मेरे संग कॉपी पेस्ट मत करना, वेट मत करना, मैं करूंगा तब माथा लगाऊंगा नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है देखो, 70 लाख और 1 करोड़ 40 लाख। सर फिक्स्ड कॉस्ट आपने बोला फिक्स्ड होता चेंज हो गया, शिट। किस किस बच्चे का ये डाउट है? किस बच्चे का ये डाउट है सर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज कैसे हो सकता है? अरे भैया फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहता है, अगर एक कंपनी का खुद का सेल यूनिट चेंज होता है तो एक तो अलग अलग कंपनी है। कंपनी ए कंपनी बी दो अलग कंपनी की बात कर रहा है ना, तो दोनों का डेटा अलग है, बात खत्म। तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा, ठीक है ना। 70 लाख और 1 करोड़ 40 लाख लिखो, आगे बढ़ जाओ। 70 लाख और 1 करोड़ 40 लाख। This will give me how much? This will give me EBIT. लेस करिए इंटरेस्ट, 15% डिबेंचर्स दिया, 40 लाख का 15% और 65 लाख का 15%, 6 लाख। 40 लाख इंटू 15%, और ये वाला कितना था सर? 65 लाख का 15%, 65 इंटू 15, 9,75,000। This will give me EBT. वन जीरो फोर के बाद 5 0। ऐसे लिखने में ना इजी रहता है, 104 के बाद 5 0 बोल के करोगे ना, कभी गलती नहीं होगा टाइप करने में। हम्म 18775000, 18775123। बहुत ज़्यादा इसमें सिर्फ कैलकुलेशन में आपसे गलती करवाएगा वो, देख लेना भैया, मेरा कैलकुलेशन भी सही है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। टैक्स रेट कहाँ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया, अपने को चाहिए भी क्या? ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कॉम्बाइंड, तो दोनों का ऐसे ही निकल जाएगा, टैक्स रेट का क्या काम, ईबीटी से निकाल लेंगे बस, डन। टैक्स चाहिए ही नहीं। चलो आ जाओ, डॉल निकाल लो। अब डॉल क्या होता है? डॉल कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी मालूम है आपको? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी,
तो कितना है 18 के बाद 3360 डिवाइडेड बाय 11 के बाद 3360 1.64 1.64 और इधर में आएगा 3375 डिवाइडेड बाय 1975 का 40 1975 एक दो 1.71 टू टाइम्स पे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं दिया तो। DFL EBIT बाय EBT 1 2 0 3 4 5 1.06 यहाँ पे 1.05 DCL बहुत कैलकुलेशन करवाया सर आपसे, अच्छा हुआ ना कैलकुलेटर पे हाथ सेट रखिए, कैलकुलेटर पे हाथ सेट रखिए। 1.8 कर दो इसको तो 1.64 इंटू 1.06 1.74 डन। 1.8 देखो 2 डिजिट में कर दिया ना इन्होंने भी 2 डिजिट पे कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व, कोई अलग नहीं किया इन्होंने में। 1.74 1.8 1.05 1.6 1.71 1.64 बस यही क्वेश्चन था, सॉरी हाँ यही क्वेश्चन था 1.6 1.71 ये वाला ब्रैकेट में इन लोगों ने भी करके दिखाया स्टेप, ये स्टेप आप लोग भी दे दो, ये स्टेप आप लोग भी देना एग्जाम में, ब्रैकेट में जो स्टेप्स देते हैं ना ये स्टेप्स देना ज़रूरी है, ये स्टेप दे देना। अपने को कोई भी मौका नहीं देना एग्जामिनर को अपना मार्क्स कट करने का, ये स्टेप देने में कोई हर्जा नहीं है, ये स्टेप दे दीजिएगा, ठीक है ना। डन है, एटलीस्ट फार्मूला तो सबसे पहले लिखना ही है, स्टेप बाई चांस कोई भूल भी जाता है तो फार्मूला ज़रूर लिखना, कम से कम एटलीस्ट एक तो करोगे दोनों में से। इतना भी स्पीड नहीं, इतना भी टाइम नहीं जा रहा है कि पता चला ये, अरे फ़ायदा ही क्या जब आता हुआ चीज़ में मार्क्स कटवा लोगे तो पेपर छूटा वो अलग ही चीज़ है, हो सकता है आपको आता ही नहीं वो उसमें टाइम वेस्ट करके लिख के आया कुछ भी, जैसे जो आता है उस पर तो फुल मार्क्स लोगे ना, तो हमेशा वो चीज़ का साइकोलॉजी माइंड में रखना, ठीक है। एक बार मेरे संग आ जाओ सर, एक और क्वेश्चन, अच्छा मैं तो भूल ही जाता सर, क्वेश्चन नंबर 21 तो मैंने करा दिया ना आपको सर, क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क लोगे? ये हो जाएगा। क्वेश्चन 23 होमवर्क, होमवर्क बड़ा करके लिख देते हैं होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन 23 इज द होमवर्क, क्लास नोट्स में यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कल स्टार्ट करेंगे तो दिखेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 23 होमवर्क, एक एक क्वेश्चन का होमवर्क है, कोई मैं आपको ऐसे होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, टेंशन मत लो, एक एक क्वेश्चन तो करने का पड़ेगा ना, ज़रूरी देखो एक एक क्वेश्चन तो करोगे ना खुद से, ताकि आपका प्रैक्टिस कैसे होगा बोलो। तो अभी मेरे संग प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत एफर्ट बचेगा बाद में 6 महीने बाद, अभी मेरे संग संग थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट लगाते रहिए। समझ में आ गई मेरी बात? क्वेश्चन 23 कल करके आना। आज का वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे रीच आउट करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से परफॉर्म करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए मैं जाता हूँ, चलो टिल देन नीरज सिंघानिया इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।